हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एफटीपी। यस, एफटीपी कवर करेंगे, विद क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। बट एफटीपी शुरू करने से पहले आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, जो मैंने एग्जामिनेशन चैप्टर में भी लिया था और इस चैप्टर में भी आपसे लूंगा, कि एफटीपी बस आप इतना ही करोगे जितना मैं करवा रहा हूं, और जो क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो तो आपको ऑब्वियसली करना ही है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन आंसर के साथ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आपको कुछ और रेफर नहीं करना है, बस मेरी वीडियो, मेरे नोट्स और मेरे क्वेश्चन आंसर, उसके अलावा कुछ भी और करने की नीड नहीं है। तो एफटीपी को खत्म करते हैं। और जितना ड्यूरेशन यहां दिख रहा है ना, यहां पे दिख रहा होगा, जितना ड्यूरेशन यहां दिख रहा है इतने ड्यूरेशन में ही एफटीपी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक, वेरी 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 इजी टॉपिक है, और 5 मार्क्स के लिए आता है। तो 5 मार्क्स को भी आओ सिक्योर कर लेते हैं। क्यों छोड़ना भाई, 1 मार्क्स भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप एफटीपी को देखोगे ना, तो एफटीपी 2 यूनिट में बाइफरकेटेड है अपने स्टडी मटेरियल में, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया है, ईयू के बारे में बताया गया, आईईसी के बारे में बताया गया है। यूनिट 2 जो अपना, वहां पे स्कीम्स वगैरह बताई गई हैं बहुत सारी, जिसमें से अपने को सिर्फ 3 स्कीम कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं सबसे पहले यूनिट 1 की तरफ। आ जाइए, ये जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूं, इसको तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आके तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी शायद लिंक होगा, तो वहां से भी जाके तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स में क्या क्या है, नोट्स पूरा कंप्लीट नोट्स है विद क्वेश्चन एंड आंसर, बस इतना ही करना। इसके अलावा और कुछ गलती से मत करना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, प्रॉमिस करते हैं सर हम और कुछ नहीं करेंगे। जल्दी से हर एक बंदा प्रॉमिस वर्ड जरूर लिख के आओ कमेंट सेक्शन में, मेरे को दिखना चाहिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को कहां, यहां से वीडियो को लाइक भी कर देना, भूलना मत। तो आ जाओ, शुरू करते हैं एफटीपी। ओके, तैयार हो आप लोग, आ जाइए। तो एफटीपी का सबसे पहले हम आते हैं यूनिट नंबर 1। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखो, सबसे टॉप टायर पे कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मल्टीपल मिनिस्ट्री होती है, जिसमें से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री अपॉइंट करती है डीजीएफटी को। व्हाट डू यू मीन बाय डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसको अपॉइंट करती है, डीजीएफटी को। डीजीएफटी क्या करता है, डीजीएफटी फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है। फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, किसको, एफटीपी को। एफटीपी मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अपने सिलेबस में भी जो एप्लीकेबल है वो है 2015 से लेके 2020, हर 5 साल में आती है। तो अपने को भी ये वाला एप्लीकेबल है, एक्सटेंड होते होते अपने सिलेबस तक आ चुका है 2020 वाला। तो डीजीएफटी क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, सुपरवाइज करेगी एफटीपी को। अब एफटीपी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये बताता है ऐसे इंपोर्ट करो, ऐसे एक्सपोर्ट करो, ये बेनिफिट मिलेगा अगर एक्सपोर्ट करोगे, इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें वो बताता है। तब ये सारी चीजें जब वो बताता है, तो एफटीपी को अधिकार किसने दिया, किसने उसको अधिकार दिया, ये कुछ है, कुछ बैकबोन है एफटीपी का। सो द आंसर इज यस। एफटीपी का जो बैकबोन है वो है एफटीडीडीआर एक्ट 1992 है। सर ये क्या है, ये है तुम्हारा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। सर आप हैरी पॉटर कर रहे हो क्या, हाँ जी। एफटीडीडीआर एक्ट 1992 ये गवर्न करता है एफटीपी को। अब जो अपने डीजीएफटी भाई साहब है, ये अकेले कितना संभालेंगे, इनसे तो पूरा नहीं संभलेगा ना, बिकॉज एफटीपी मींस फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में तो फॉरेक्स भी आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है, और काफी सारी जीएसटी आता है, और काफी सारी डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो डीजीएफटी को किन लोगों की सहायता लगेगी, उनको सीबीआईसी की सहायता लगेगी, आरबीआई की सहायता लगेगी, एंड स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की सहायता लगेगी। ये तीनों लोग मिलकर डीजीएफटी के साथ हेल्प करते हैं एफटीपी को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट, कंट्रोल और सुपरवाइज करने में। डीजीएफटी का और क्या काम होता है, डीजीएफटी इशू करता है ऑथोराइजेशन। ये थोड़ी देर में भी समझाते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं, मेन चीज पे आ जाओ। तो सबसे ऊपर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो लोग अपॉइंट करते हैं डीजीएफटी। डीजीएफटी क्या करता है, फॉर्मुलेट, कंट्रोल और सुपरवाइज। किसको सुपरवाइज करता है, एफटीपी को। अब एफटीपी को बैकबोन कौन दे रहा है, इट इज गवर्न बाय एफटीडीडीआर एक्ट 1992। वहां बगल में लिख लो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, और डीजीएफटी के बगल में लिख लेना डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब सिंस ये अकेले तो काम नहीं कर सकता, तो ये अपने साथ लेके आता है सीबीआईसी को, आरबीआई को एंड स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को। ओके, एफटीपी अभी अपने सिलेबस में कौन सा है, 2015 से लेके 2020 वाला अपने सिलेबस में।
एंड इट हैज बीन अमेंडेड, कुछ अमेंडमेंट्स भी इसमें बताऊंगा क्या लास्ट टर्म के। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ एफटीपी, बहुत सिंपल सी बात बोलता है, तुमको एक्सपोर्ट करना है, तुमको इंपोर्ट करना है, गुड्स का करना है, सर्विस का करना है, यू आर फ्री टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट दोज विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड वर्ड तो समझ गए होगे क्या मतलब होता है उसका। तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं जनरली फ्री। फ्री मतलब पैसा नहीं देना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अरे यार, फ्री म्हणजे फ्री, परमिशन है, फ्रीली फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अदर देन आपका अगर गुड्स या सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है तो एकदम भी नहीं कर पाओगे, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो कर सकते हो, अगर तुम परमिशन लेके आ जाओ गवर्नमेंट की, अगर तुम गवर्नमेंट की परमिशन लेके आ जाओ तो तुम कर सकते हो। अब इसी परमिशन को जो कि डीजीएफटी देता है बोलते हैं ऑथोराइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑथोराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन मींस परमिशन टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। और ये ऑथोराइजेशन भैया कौन देंगे हमको? डीजीएफटी चाचू। डीजीएफटी चाचू हम लोग को दे देंगे। ओके, अब देयर आर रिस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट पे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाते या इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते? स्ट्रैटेजिक, हेल्थ, डिफेंस, इन्वायरमेंट या कोई और रीजन की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। देखो, कुछ कुछ गुड्स तो फ्री है, बट कुछ कुछ गुड्स फ्री है, बट अगर तुम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे एसटीई के थ्रू, यानी स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंटल इंटरप्राइज होता है। यानी बोलते हैं गवर्नमेंटल इंटरप्राइज के लिए कुछ कुछ गुड्स बताया, अगर वो लोग करेंगे तो ही वो फ्री है, अदरवाइज वो फ्री नहीं है, ये बोलना चाह रही है। एक्सपोर्ट्स आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस प्रमोशनल स्कीम। अगर आपने हमसे पढ़ाई की है तो आपको पता है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। क्यों? फॉरेक्स आएगा, फॉरेक्स आएगा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो अपने लिए बेनिफिशियल होगा, तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फॉरेक्स लाने के लिए, इसलिए स्कीम निकाली जाती है, वो यूनिट 2 में कवर है। तो बहुत सारी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसकी वजह से इंसेंटिवाइज किया जाता है। किसको इंसेंटिवाइज किया जाता है? एक्सपोर्टर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो क्या क्या साइलेंट फीचर है? तुम फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, अदर देन इट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। अगर रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड वाले के लिए नहीं, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो परमिशन ले आओ डीजीएफटी से, तो तुम कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उस परमिशन को प्यार से क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो, जल्दी बोलो। तो उसको प्यार से अपने बोलते हैं ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन उसको प्यार से बोलते हैं। क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाते? स्ट्रैटेजिक की वजह से, हेल्थ की वजह से, डिफेंस की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से या अदर रीजन की वजह से। तुम फटाफट फटाफट इन्वायरमेंट को काट के एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, तो अपने लिमिट लगा देंगे कि नहीं कर पाओगे, ताकि तुम उसको काटो नहीं और अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ कुछ गुड्स है जो फ्री है, बट वो तभी फ्री है अगर वो एसटीई के थ्रू होंगे, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू होंगे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल स्कीम लाई गई है, जो यूनिट 2 में पढ़ेंगे अपने। इस पोर्शन को अभी छोड़ो, इसको एकदम यूनिट 2 के बाद पढ़ेंगे, तब तुमको समझ में आ जाएगा। अब कंटेंट क्या भैया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, तो देख लेते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2022 अपने लिए एप्लीकेबल है। इसमें टोटल 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में क्या लिखा है? बेसिक पॉलिसी लिखी है। फिर 2 हैंडबुक दिए जाते हैं, एक हैंडबुक वॉल्यूम 1, एक हैंडबुक वॉल्यूम 2। जो हैंडबुक वॉल्यूम 1 है उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है तुम्हारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। 9 चैप्टर्स होते हैं इसमें, और इसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है। और इसमें अपेंडिसेस भी होते हैं, और आयात निर्यात फॉर्म होता है। आयात निर्यात फॉर्म, ये एग्जाम में आना चाहिए वर्ड, ठीक है। कंटेनिंग वेरियस अपेंडिस एंड फॉर्म, इसमें फॉर्म वगैरह होता है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है हैंडबुक वॉल्यूम 1 में। हैंडबुक वॉल्यूम 2 में क्या होता है? हैंडबुक वॉल्यूम 2 में तुम्हारा होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। अब ये आगे यूनिट 2 में बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो सायोन होता है, सायोन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट नॉर्म्स। म्हणजे अरे सिंपल है रे, अगर तुमको 2 यूनिट ऑफ एक्स बनाना है, तो तुमको मान लो एक्स का जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल है वाई, तो तुमको मान लो 5 यूनिट ऑफ वाई लगता है। तो ये 2:5 का जो रेशियो है ना, इसको बोलते हैं सायोन, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स, ठीक है। अब जो सायोन के बेसिस पे ही वेरियस स्कीम तुमको अलॉट की जाती है, वो आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, तब तुम ये वाला रीड कर लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। अब आते नीचे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। पहले इसको ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी बोला जाता था, एफटीपी को। रिगार्डिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एन स्पेसिफिक आइटम इज गिवन इन इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग, ठीक है।
इसमें दो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 इंपोर्ट पॉलिसी बताता है एंड शेड्यूल 2 क्या बताता है, शेड्यूल 2 बताता है अपने को एक्सपोर्ट पॉलिसी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने क्या देखा, हमने साइलेंट फीचर देखा, हमने एफटीपी का बेसिक देखा, उसके बाद हमने देखा कि एफटीपी के कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो उसमें एफटीपी खुद होता है, फिर हैंडबुक होते हैं दो ठो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है, आयात निर्यात फॉर्म होता है। वॉल्यूम 2 में तुम्हारा सायोन होता है और सायोन के बेसिस पे ही काफी सारी स्कीमें अलॉट की जाती हैं। फिर ITC-HS क्लासिफिकेशन होता है जिसमें क्लासिफाई किया जाता है कि एक्सपोर्ट को क्या बोला जाएगा, इंपोर्ट को क्या बोला जाएगा। इसको बोलते हैं इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग। ठीक है, ITC-HS। इसमें दो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी बताई गई है, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी बताई गई है। दैट्स इट, इतना ही पढ़ा, छोटा सा पढ़ा क्या, कुछ ज्यादा पढ़ा, क्यों टेंशन ले रहा हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, जनरल प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं। जनरल प्रोविजन दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दोनों की बात करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट की बात करते हैं और एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं। आ जाओ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आर फ्री अनलेस रेगुलेटेड। वही फ्री है, फ्री मतलब पैसा नहीं देना। अरे भैया महाराज पैसे की बात नहीं कर रहे, फ्री मतलब होता है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो अनलेस रेगुलेटेड। ठीक है, अब तुम कुछ भी कर लोगे क्या, नहीं यार, तुमको कंप्लायंस विद लॉ करना पड़ेगा। कौन सा लॉ, डोमेस्टिक लॉ को भी कंप्लाई करना पड़ेगा एंड तुम्हारा FTDDR और FTP को भी कंप्लाई तुमको करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, अब मान लो कोई डाउट अराइज हो गया या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है FTP में, तो किसको रेफर करेंगे, इससे MCQ बनता है यार रखना है, DGFT को रेफर करेंगे। और इसी के साथ इस वाले पॉइंट पे भी आ जाओ, डिसीजन ऑफ DGFT इज फाइनल एंड बाइंडिंग। तो जो भी डिसीजन DGFT लेगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। DGFT may specify procedure to be followed by an exporter or importer for the purpose of implementing the provision of FTP। FTP को मतलब क्या बोलते हैं, अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसीजर वगैरह लगेगा वो DGFT बता देगा। DGFT इनफैक्ट चाहे तो किसी पर्सन को एग्जेम्प्ट भी कर सकता है फ्रॉम FTP। DGFT पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ FTP। एनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड मे बी एक्सपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऑथराइजेशन। ऑलरेडी ये पढ़ा हमने कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है तो तुम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर तुम ऑथराइजेशन ले लेते हो तो। अच्छा, ऑथराइजेशन तुम लोगे, मान लो तुमको मिल गया, तो क्या कैंसिल कर सकता है, कर सकता है। तुम रिन्यू के ले गया, मना कर सकता है, मना कर सकता है। तुम फर्स्ट टाइम अप्लाई के लिए गया तो मना कर सकता है, हाँ जी मना कर सकता है। तो ऑथराइजेशन कोई राइट नहीं है, यानी DGFT के पास पावर है टू रिफ्यूज टू ग्रांट या रिन्यू ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब किसके बेसिस पर ऑथराइजेशन दिया जाता है कि इतना क्वांटिटी या इतना वैल्यू का गुड्स मंगाओगे तो ही तुमको ऑथराइज करेंगे, इतना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करोगे तो ही तुमको करेंगे, इतना मिनिमम वैल्यू एडिशन करोगे तो ही तुमको ऑथराइज करेंगे, या मिनिमम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट प्राइस बता देंगे इतना करोगे तो ही तुमको ऑथराइजेशन मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड गुड्स का। क्योंकि फ्री वाला तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए। ओके, इसके बाद ज्यादा जोर मत देना, अभी यूनिट 2 पढ़ेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं पेनल्टी की। इफ एन ऑथराइजेशन होल्डर वायलेट्स एनी कंडीशन ऑफ सच ऑथराइजेशन ही शैल बी लायबल टू सर्टेन एक्शन। हम तुमको कुछ कुछ बोले थे कि तुमको ये फॉलो करना है तो ही ऑथराइजेशन देंगे, तुमने ये फॉलो नहीं किया तो क्या करेंगे, तुमको डेल में डाल देंगे। डेल कंप्यूटर में क्या, नहीं, डिनाइड एंटिटी लिस्ट में। किसमें, डिनाइड एंटिटी लिस्ट में तुमको डाल देंगे। और ऑब्वियसली तुमको डेल से बाहर भी निकाल सकते हैं अगर तुम कंप्लाई कर देते हो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जिस तरह ब्लॉक लिस्ट होती है उसी तरह एक एंटिटी डिनाइड लिस्ट है, उसमें डाल दिया जाएगा। फिर स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, मैंने क्या बोला, दिस आर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइज इंक्लूडिंग मार्केटिंग बोर्ड विच डील्स विद गुड्स फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसके थ्रू कभी कभी करवाना पड़ता है अपने को। ठीक है, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बच्चों जल्दी से बताओ, आपको पता है, बिल ऑफ लैंडिंग लगेगा या लॉरी रिसिप्ट लगेगा, रेलवे रिसिप्ट जिस चीज से भी आया उसका रिसिप्ट लगेगा, कॉमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट लगेगा और शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट लगेगा। इंपोर्ट के लिए क्या क्या लगेगा, बिल ऑफ लैंडिंग लगेगा, बिल ऑफ एंट्री लगेगा एंड कॉमर्शियल इनवॉइस लगेगा। सिंपल, इसको लर्न कर लेना, कैजुअल रीडिंग से भी लर्न हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो क्या क्या जनरल प्रोविजन है रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जनरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर फ्री अनलेस रेगुलेटेड। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको लॉ का पालन करना पड़ेगा, FTP वाला भी और डोमेस्टिक लॉ का भी। कोई डाउट अराइज होता है तो तुमको DGFT के पास जाना पड़ेगा।
प्रोसीजर डीजीएफटी बता देगा ताकि प्रॉपर्ली एफटीपी को इंप्लीमेंट किया जा सके। डीजीएफटी इनफैक्ट चाहे तो एग्जाम भी कर सकता है। अब मान लो कोई गुड्स है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स को तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो तुमको ऑथराइजेशन लगेगा। ऑथराइजेशन मतलब परमिशन होता है। कौन देता है? डीजीएफटी देता है। अब ये ऑथराइजेशन जो है ये कोई राइट नहीं है। डीजीएफटी चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है या ग्रांट और रिन्यू भी कर सकता है। किस किस बेसिस पे तुमको मिला जाएगा, वो परमिशन दिया जाएगा कि इतना क्वांटिटी या इतना वैल्यू का गुड्स को इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो तो ही मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन या मिनिमम वैल्यू एडिशन या मिनिमम एक्सपोर्ट बता दिया जाएगा। ये सब समझ जाएगा, डोंट वरी, यूनिट 2 होने के बाद। वॉयलेट कर देंगे कोई कंडीशन तो क्या करोगे? एंटिटी डिनाइड लिस्ट में डाल दिया जाओगे और वहां से तुमको एबियंस में भी रख सकता है 60 डेज के लिए, और वो वहां से तुम्हारा नाम भी रिमूव किया जा सकता है अगर तुम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लाई कर देते हो या पेनल्टी का पेमेंट कर देते हो। क्या क्या चीज तुमको लगेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए? तो एक्सपोर्ट के लिए क्या लगता है? बिल ऑफ लैडिंग, कॉमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल। इंपोर्ट के लिए क्या लगता है? बिल ऑफ लैडिंग, कॉमर्शियल बिल एंड बिल ऑफ एंट्री। ये था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जनरल प्रोविजन। अब आते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहला, क्या सैंपल या गिफ्ट को अपने इंपोर्ट कर सकते हैं? सो द आंसर इज इट इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब कर ही नहीं सकते क्या? अभी क्या बताया था? अगर प्रोहिबिटेड है तो डीजीएफटी का परमिशन ले आओ, अगर वो ऑथराइज कर देता है तो तुम इंपोर्ट कर पाओगे। तो इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स एंड सैंपल इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन एंड राखी। राखी को, लाइफ सेविंग ड्रग्स को और मेडिसिन को तुम एज अ गिफ्ट इंपोर्ट कर सकते हो, बट राखी के गिफ्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑथराइजेशन नहीं लगेगा अगर इंपोर्ट करते हो टेक्निकल एंड ट्रेड सैंपल, दिस आर इंपोर्टेड फ्रीली। टेक्निकल एंड ट्रेड सैंपल मंगवाते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल एक एक्सपोर्टर मंगा सकता है 3 लाख तक। अब एक एक्सपोर्टर है, वो क्या करेगा? वो सैंपल मंगवाएगा, पहले तो सैंपल मंगवाएगा, सैंपल देखेगा, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेगा। जब ऑर्डर इंडिया में आ जाएगा तो फिर वो उसको एक्सपोर्ट कर देगा। तो वो जो एक्सपोर्टर है वो 3 लाख तक का सैंपल मंगा सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो सैंपल अप टू ₹3 लाख कैन बी इंपोर्टेड बाय ऑल द एक्सपोर्टर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यहां इंपोर्टर वर्ड मत लिख देना गलती से, एक्सपोर्टर ही होगा यहां पे। ऑथराइजेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ वेजिटेबल, सीड, बी एंड न्यू ड्रग। अगर आप इसको मंगवा रहे हो तब ये 3 लाख वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, तब आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा। और टी के लिए कितना? ₹2000 CIF पर कंसाइनमेंट विल बी अलाउड विदाउट ऑथराइजेशन। अगर आप टी का सैंपल मंगवाते हो तो 2000 CIF पर कंसाइनमेंट करके अलाउड है आपके लिए विदाउट ऑथराइजेशन। सिंपल है। पर्सनल बैगेज, इसके लिए जो बैगेज में अपने पढ़े थे वो ही है यहां पे फंडा। अब मान लो यूएसए और ये है इंडिया। मेरा यहां पे एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था, प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं, एक प्रोजेक्ट चल रहा था मेरा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट मेरा वहां बाहर चल रहा था यूएसए में। तो हम यहाँ से कैपिटल गुड्स वगैरह सब कुछ लेके गया होंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया होंगे। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया तुम अपना माल मटेरियल वापस लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे? तो जब हम ये माल मटेरियल वापस लेके आएंगे तो हमको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम फ्रीली इसको लेके आ सकते हैं। After completion of project abroad, project contractor may import without any authorization goods which including capital goods used in the project provided they have been used at least 1 year। यानी यहाँ पे एटलीस्ट ये जो मेरा माल मटेरियल है 1 साल तक यूज होना चाहिए, उसके बाद ये फ्री ला सकता है, अदरवाइज परमिशन लेना पड़ेगा अपने को। इंपोर्ट अंडर लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग मतलब अरे बाहर से ईएमआई में उठा के कोई सामान लेके आ रहे हो तो ला सकते हो, यस फ्रीली अवेलेबल है। किस किस केस में? बस आरबीआई का परमिशन लगता है। तुम आईफोन लेने गए, आईफोन तुमसे हुआ नहीं तो तुम वहां पे ईएमआई करवा लिया लीज फाइनेंसिंग में। अब लीज फाइनेंसिंग में तुम आईफोन को उठा के यहाँ पे लेके आओ तो ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनी फॉर्म ऑफ मेटालिक वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन सेज यूनिट विल बी अलाउड टू बी डिस्पोज्ड इन डीटीए फ्रीली। सेस भी अपना बाहर का ट्रीट होता है, तो सेस से भी बाहर अगर कोई चीज जाती है तो क्या वो जा सकती है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल जा सकती है। वेस्ट एंड स्क्रैप जा सकता है, अगर सेस यूनिट है वहां मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो वहां से वेस्ट और स्क्रैप को फ्रीली बाहर निकाला जा सकता है। फ्रीली मतलब क्या होता है? बिना पैसा दिए। क्या पैसा का बात नहीं कर रहा है, फ्रीली मतलब होता है बिना परमिशन लिए तुम बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट लिख लेना, ये किसके लिए है? ये 6 नंबर पॉइंट है तुम्हारा सेकंड हैंड गुड्स के लिए। तो सेकंड हैंड गुड्स के लिए अगर तुम कैपिटल गुड्स और स्पेयर खरीदते हो बाहर से और उसको इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो फ्री है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट पीसी, लैपटॉप, एसी, डीजल, जनरेटर वगैरह है तो ऑथराइजेशन लगेगा। तो कैपिटल गुड्स प्लस स्पेयर फ्री,
पीसी, लैपटॉप, एसी, डीजल जनरेटर, ये सब के लिए ऑथोराइजेशन लगेगा। ऑथोराइजेशन मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड है इसलिए ऑथोराइजेशन लग रहा है, सिंपल सा लॉजिक है इसका। अब बात करते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहां पे भी सिंपल है, तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एक्सपोर्ट इज रेगुलेटेड। वही सेम पॉइंट यहां पे भी है। अगर एक्सपोर्ट करना है तुमको सैंपल या फ्री ऑफ चार्ज अगर तुमको एक्सपोर्ट करना है तो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर दिया गया, उसके बेसिस पे ही तुम कर पाओगे। गिफ्ट का क्या सीन है, गुड्स इंक्लूडिंग एडिबल आइटम ऑफ अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज 5 lakhs इन अ लाइसेंसिंग ईयर मे बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट। तो कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो तुम गुड्स का, सॉरी कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो तुम गिफ्ट्स का, रुपीज 5 lakhs इन अ ईयर 5 lakhs से ज्यादा का तुम एज अ गिफ्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई गुड्स रिस्ट्रिक्टेड है और तुमको उसका एक्सपोर्ट करना है तो भाई ऑथोराइजेशन लगेगा, तब वो 5 लाख की लिमिट में नहीं काउंट होगा, बट उसके लिए पहले ऑथोराइजेशन लो, फिर वो 5 लाख की लिमिट में काउंट होगा। एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स, अब देखो क्या होता है कि मान लो ये है यूएसए, ठीक है, और ये है इंडिया। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक मशीनरी, बट ये मशीनरी अकेले नहीं जाएगी, इसके साथ क्या जाएगा, इसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह जाएगा एक्स्ट्रा, जो कि मैंडेटरी है, जरूरी है। उसके बिना वो मशीन हो सकता है कि एक नट बोल्ट कुछ खो जाए, तो वो खा जाए तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है, तो अगर वो जा रहा है तो वो अलाउड है, एक्सपोर्ट करना अलाउड है। वारंटी स्पेयर ऑफ प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी में भी एक्सपोर्टेड अलॉन्ग विथ मेन इक्विपमेंट और सब्सिक्वेंटली बाद में भी भिजवा सकते हैं, बट विद इन कॉन्ट्रैक्टेड वारंटी पीरियड ऑफ सच गुड्स। साथ में तो भिजवा ही सकते हो और बाद में भी भिजवा सकते हो, प्रोवाइडेड वो कॉन्ट्रैक्ट वारंटी पीरियड के अंदर है तभी। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट, देखो कई बार क्या होता है ना, सेटेड क्वेश्चन आता है यहाँ ध्यान देना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि समझ लो मिस्टर ए है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो वो चाहता है मिस्टर बी जो कि उसका दोस्त है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो बोलता है मेरे बदले में मेरा गुड्स तू भेज दे, जो कि तेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तेरे को पूरा ज्ञान है, तो तू इजीली कर पाएगा, तो हम लोग उसको दे देते हैं, तब वो करता है। तो इस सिनेरियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको ध्यान देना है वो ये है, थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट मेड बाय एन एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर एक्सपोर्टर। इन सच केस एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट सच एज शिपिंग बिल में दोनों का नाम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो शिपिंग बिल है उसमें वो दोनों का नाम होना चाहिए, यानी थर्ड पार्टी का भी नाम होना चाहिए और जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका भी नाम होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद एफटीपी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो इंपोर्ट किया है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट ऑथोराइजेशन, यानी इंपोर्ट हमने किया एफटीपी के लॉ को पालन करते हुए, अब उसी सेम गुड्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, द आंसर इज यस, कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, कई बार क्या होता है ना कि अपने गुड्स भेजे बाहर, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट किया, वहां जाके वो गुड्स हो गया खराब, अब हमको क्या करना है, अपने को उसको रिप्लेस करना है, तो क्या अपने कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड एंड फाउंड डिफेक्टिव डैमेज मे बी रिप्लेस फ्री ऑफ चार्ज बाय द एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर जब दूसरा वाला भेजेगा तो फ्री ऑफ चार्ज में भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम ऑथोरिटी। रिपेयर्ड गुड्स, अब मान लो एक गुड्स है वो बाहर हम भेजे, वो खराब हो गया, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इंडिया में वापस मंगवा रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं और फिर रिपेयर करके वापस भेज दे रहे हैं, सो दिस इज अलाउड विदाउट ऑथोराइजेशन। सच गुड्स शैल बी अलाउड क्लियरेंस विदाउट ऑथोराइजेशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेशन होगा तुम्हारा कन्वर्टेबल फॉरेक्स, कन्वर्टेबल फॉरेक्स में डीलिंग होनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। अगर नहीं करते हैं तो लायबल टू एक्शन इन अकॉर्डेंस विद एफटीडीआर एक्ट। एफटीडीआर एक्ट क्या होता है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ओके, तो हम इंपोर्ट प्रोसीजर में हमने क्या देखा, क्या हम गिफ्ट और सैंपल को इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं, इट इज प्रोहिबिटेड, आपको ऑथराइजेशन लगेगा, एक्सेप्ट लाइफ सेविंग ड्रग, मेडिसिन एंड राखी, बट नॉट राखी गिफ्ट। तो इसका क्या मतलब होता है कि लाइफ सेविंग ड्रग, मेडिसिन और राखी को अपने कब इंपोर्ट कर सकते हैं, बिना परमिशन के, बाकी सबके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जैसे गिफ्ट एंड सैंपल। अब अगर ट्रेड और टेक्निकल वाला है तो तुम कर सकते हो, उसमें तुमको ऑथराइजेशन लेने की नीड नहीं है। सैंपल अप टू ₹3 lakhs कैन बी इंपोर्टेड बाय एक्सपोर्टर विदाउट ड्यूटी, और टी के लिए ₹2 lakhs पर कंसाइनमेंट। पर्सनल बैगेज अपने ऑलरेडी कर लिया। प्रोजेक्ट अब्रॉड, मान लो बाहर मेरा कोई काम चल रहा था, वहां मेरा कैपिटल गुड्स किया, कैपिटल गुड्स का काम वहां हो गया, 1 साल खत्म हो चुका है, उसको हम वापस बुला रहे हैं, तो जब हम वापस बुलाएंगे तो हमको ऑथराइजेशन लगेगा क्या, द आंसर इज नो, ऑथराइजेशन नहीं लगेगा। इंपोर्ट अंडर लीज फाइनेंस, हम वहां जाके ईएमआई करवा रहे हैं यूएसए में और फिर गुड्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो अलाउड है ये चीज, हाँ जी अलाउड है, कोई कोई केस में आरबीआई का परमिशन लगता है।
अब जो अपना सेज है वो भी बाहर का यूनिट ट्रीट किया जाता है, तो वहां से अगर कोई वेस्ट और स्क्रैप अपने इंडिया में डंप करते हैं, इंडिया में निकालते हैं, तो क्या ये चीज अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकेंड हैंड में हम क्या ले सकते हैं? कैपिटल गुड्स और स्पेयर लेके आ रहे हो, फ्रीली अलाउड है, कोई ऑथराइजेशन लेने की नीड नहीं है। अदर देन दिस कैपिटल गुड्स एंड स्पेयर, यानी पीसी, लैपटॉप, एसी, डीजल जनरेटर एक्सेट्रा, ऑथराइजेशन लगेगा। इन शॉर्ट, सेकेंड हैंड गुड्स के लिए कैपिटल गुड्स और स्पेयर फ्री है, बाकी सब कुछ ऑथराइजेशन लगेगा। एक्सपोर्ट में भी सेम पॉइंट है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रीली अंटिल अनलेस इट इज रेगुलेटेड, और सैंपल करना है तो जो भी प्रोसीजर बताया गया उसी हिसाब से कर सकते हो। गिफ्ट के लिए तुम कितना कर सकते हो? मैक्सिमम गिफ्ट 5 लाख रुपीज इन अ लाइसेंसिंग ईयर तक तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ गिफ्ट, बट रिस्ट्रिक्टेड है तो परमिशन लगेगा। और 5 लाख में काउंट तो होगा, बट तुमको ऑथराइजेशन लेके आना पड़ेगा। स्पेयर्स भिजवा सकते हैं साथ में भी, बाद में भी, बट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर। थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शिपिंग बिल में दोनों का नाम होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद एफटीपी मे बी एक्सपोर्टेड इन सेम फॉर्म विदाउट ऑथोराइजेशन। रिप्लेसमेंट और रिपेयर करवा सकते हैं, ऑथोराइजेशन की नीड नहीं है। डिनोमिनेशन क्या होता है? फॉरेक्स होता है। रियलाइज नहीं करते तो क्या? जो भी एक्शन लिखा है एफटीडीडीआर एक्ट में, उस हिसाब से आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सीडी कॉर्पोरेशन, अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, प्रोक्योर्ड ऑर्डर गुड्स फ्रॉम कस्टमर इन यूएसए। अब सीडी कॉर्पोरेशन एक इंडियन कंपनी है, वो एक्सपोर्टर है, उसको एक ऑर्डर मिला यूएसए से, वो चला गया एबी कॉर्पोरेशन के पास और उसको बोला कि तू एग्जीक्यूट कर दे मेरा ऑर्डर, तू मेरे लिए एक्सपोर्ट कर दे। शिपिंग बिल में सीडी कॉर्पोरेशन का नाम था। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट ऑर्डर और इनवॉइस में भी सीडी कॉर्पोरेशन का था। तो बताओ यहां गलती क्या हुई? तो यहां देखो, बैंक रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑर्डर, इनवॉइस चलेगा, इसमें सीडी का ही नाम होना चाहिए। बट शिपिंग बिल जो है यहां पे हमारे पास, ये जो शिपिंग बिल है हमारे पास, इस शिपिंग बिल में सीडी कॉर्पोरेशन का नाम है सिर्फ, तो इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें दोनों का नाम होना चाहिए था। और ये केस कौन सा? ये है थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर वाला केस। इन द अबव केस, export order and invoice are in the name of CD Corporation. The shipping bill does not have the name of AB Corporation. Shipping bill में AB Corporation का नाम होना चाहिए था। That's it. AEO एंड में करेंगे। अब आते हैं IEC, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड। जैसे जीएसटीएन होता है जीएसटी में, वैसे IEC दिया जाता है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड दिया जाता है। ये कोड कौन देता है? ये कोड आपको देता है सबके चाचू। कौन चाचू? डीजीएफटी चाचू। कौन देता है? डीजीएफटी चाचू देते हैं। आईईसी क्या है? एक यूनिक 10 डिजिट का कोड है जो कि डीजीएफटी देता है। ये लिंक टू योर पैन होता है, यानी पैन इसमें प्रीरिक्विजिट होता है। ओनली वन आईईसी कैन बी इशूड अगेंस्ट सिंगल पैन। एक पैन पे आपको एक ही आईईसी मिलेगा। आईईसी मैंडेटरी एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए। It has been decided that importer exporter would need to declare GSTN at the time of import and export of goods, यानी GSTN भी डिक्लेयर करना पड़ता है। An application for IEC या modification of IEC is to be made only electronically by applicant through digital signature। ये शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको एक बारी के लिए आप लोग रीड कर लेना, बहुत इजी है। IEC मैंडेटरी एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए। पैन नंबर प्री रिक्विजिट है, एक पैन पे एक ही आईसी मिलेगा। आईसी क्या होता है? 10 डिजिट यूनिक नंबर होता है, जो कि कौन इशू करता है? डीजीएफटी इशू करता है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रॉनिकली देना पड़ेगा। और अब डिसाइड किया गया कि जीएसटीएन भी कोड करना पड़ेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसमें, एकदम इजी मक्खन। एफटीपी टफ है, कौन बोला टफ है? एकदम इजी और पूरा कॉन्सेप्चुअल है। और यूनिट 2 तो इतना मजेदार है भाई कि तुमको क्या बोले, तुमको मजा आ जाएगा, मजा, एकदम मजा आ जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है अपना यूनिट 1 और इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ नहीं, 2 ही क्वेश्चन है शायद। आ जाओ दिखा देता हूं कौन सा है। सर ये वाले में क्वेश्चन आंसर भी कवर है क्या? हाँ जी, क्वेश्चन आंसर भी कवर है। और ये फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एफटीपी को भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्या कर रहे हो तुम, उनका भी भला करो, शेयर करो, हर जगह शेयर करो, जहां शेयर कर सकते हो जम के शेयर करो। थोड़ा प्यार दिखाओ मेरे बच्चों, मेरे प्रति। हाँ सर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके। Monotype trader want to enter into export contract with various customer. It intend to understand the currency of denomination. तो किस डिनोमिनेशन में होना चाहिए? कन्वर्टेबल फॉरेक्स में होना चाहिए, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। बाकी इसको रीड कर लेना। वोस्त्रो अकाउंट है इसमें, जो आप लोग पढ़े थे एसएफएम में, वो वाला पॉइंट है यहाँ पे। एक बार रीड करोगे तो समझ जाओगे।
बाकी इसमें बेसिक पॉइंट है। सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ एफटीपी डिस्कस गिविंग द रीजन। अगर कोई भी डाउट अराइज होता है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एफटीपी लॉ, सेट डाउट शुड बी फॉरवर्डेड टू सीबीआईसी। ओ माय गॉड, जल्दी बताओ ट्रू और फॉल्स। द आंसर इज जल्दी नीचे कमेंट करो फॉल्स। ओके, तो किसको रेफर करना पड़ता है अपने को? डीजीएफटी को। क्या बात है यार, तुम लोग किससे पढ़ाई कर रहे हो इतना मस्त। ओके, ऑथोराइजेशन वंस क्लेम बाय इंपोर्टर कैन नॉट बी रिफ्यूज। बताओ, इनको ये भी नहीं पता है। इट कैन बी रिफ्यूज बिकॉज इट इज नॉट एन राइट। तो कौन रिफ्यूज कर सकता है? डीजीएफटी कर सकता है। फॉल्स है ये आंसर। आईसी इज अ 12 डिजिट पैन बेस्ड नंबर। बताओ, अभी पढ़े और इनको कुछ याद हो नहीं। बताओ क्या है ये? इट इज 10 डिजिट पैन बेस्ड नंबर। तो ये फॉल्स है। इट इज 10 डिजिट कोड, और पैन बेस्ड भी नहीं होता, इट इज अ यूनिक कोड। ठीक है, पैन के बेसिस पे अलॉट किया जाता है, बट इट इज नॉट पैन बेस्ड। Waste generated during manufacturing in sales unit can be freely disposed of in DTA on payment of applicable custom duty without any authorization. बताओ, ऑथोराइजेशन की जरूरत है क्या? वेरी गुड, द आंसर इज ट्रू। ट्रू बिल्कुल कर सकते हैं। सर इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या? मैं पहले ही बोला था कि इजी आता है, तो मानते नहीं हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 लर्न लिख लो। इसको लर्न करना होगा तुमको, और सारे ही लर्न करने पड़ेंगे। आधे से आधे सॉल्व हो जाएंगे, जो नहीं सॉल्व होंगे वो लर्न में डाल देना। ठीक है, तो दोस्तों यहां खत्म होता है अपना यूनिट 1 विथ ऑल दी क्वेश्चन एंड आंसर। अब अपने मूव करेंगे यूनिट 2 की तरफ, जो कि इतना इंटरेस्टिंग है कि क्या ही बोलूं। पूरा एफटीपी इंटरेस्ट है, पूरा आईडीटी इंटरेस्टिंग है, पूरा डीटी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उसको पढ़ा कौन रहा है? सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं यूनिट 2 से। ओके दोस्तों, अब हम आ गए हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 2 में हम बहुत सारी स्कीमें पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने दी है। स्कीमें क्यों दी है? तो अगर आपने हमसे पढ़ाई की तो आपको एक बात तो पता है कि अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो तो तुम गवर्नमेंट के सबसे प्यारे बंदे बन जाओगे। क्यों? बिकॉज तुम एक्सपोर्ट करोगे, तुम फॉरेक्स लेके आओगे, तुम फॉरेक्स लेके आओगे तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो इंडिया के लिए अच्छा होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। अब अगर तुमको एक्सपोर्ट करवाना है तो तुमको कुछ लालच देना पड़ेगा, तो उस लालच का नाम है स्कीम्स। कौन कौन सी स्कीम है? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, डीएफआईएस स्कीम है, तुम्हारा ईपीसीजी स्कीम है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है ईपीसीजी है, और ये है, और ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर में। तो ड्यूटी बेनिफिट फॉर इनपुट या रॉ मटेरियल, क्या क्या बेनिफिट उठने को मिलते हैं? दो, एक ड्यूटी एग्जेम्पशन, एक ड्यूटी रेमिशन। ड्यूटी एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है? एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए। अभी सब समझ जाओगे, बस अभी पढ़ लो एक बार के लिए। ड्यूटी रेमिशन मतलब है ड्यूटी ड्रॉबैक, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर में, तो ये अपने को तो आता ही है। उसके बाद है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक तो अपने को समझ में आ गया। अब सबसे पहला स्कीम के साथ शुरुआत करते। जय श्री राम एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। आ जाओ इधर, देखो हम इंपोर्ट करते हैं इनपुट ए। इनपुट ए से हम बनाते हैं प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स को हम कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब प्रोडक्ट एक्स को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में अपने को क्या मिलेगा? फॉरेक्स मिलेगा। और मैंने क्या बोला? अगर तुम फॉरेक्स लेके आते हो तो गवर्नमेंट के तुम सबसे प्रिय आदमी हो। तो अपने पास एक ऑप्शन क्या है? अपने पास एक ऑप्शन यह है कि अपने ड्रॉबैक ले सकते हैं। ड्रॉबैक तुम लोग को याद है? तो ड्रॉबैक में अपने क्या देखते थे? ड्रॉबैक में अपने देखते थे सेक्शन नंबर 75, जिसमें बोलता था आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी तुम प्रोडक्ट ए मंगवाओ, उससे प्रोडक्ट एक्स बनाओ, प्रोडक्ट एक्स को कर दो तुम एक्सपोर्ट कर दो। तो अगर जैसे ही तुम प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट करते थे तो क्या होता था? यहां पे तुमने जो भी कस्टम ड्यूटी पे की है उसका तुमको ड्रॉबैक मिल जाता था। याद है सेक्शन 75? तो ये तो अवेलेबल है ही, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मुझको पहले यहां ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, फिर जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तब मेरे को इसका ड्रॉबैक मिल जाएगा, यानी रिफंड हो जाएगा ये अमाउंट का अपने को, इस जो भी अपने ड्यूटी पे किया वो रिफंड हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सबसे पहले तो मेरे को पेपर फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद सरकारी कानूनी दावपेचे होंगी,
लंबा चलेगा, आ जाओ कल आओ, लंच टाइम वगैरह ये सब कुछ चलता रहेगा, तो इसमें काफी ज्यादा समय चला जाता है और काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो यहां पे ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम बीइंग कि काफी हेक्टिक हो जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, कि जाओ भाई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों इतना हैसल हम क्यों ले, पहले हम यहाँ पे अपना पैसा फंसाए, उसके बाद फाइल करे, फिर जाके तुम रिफंड दोगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने ये चीज देखी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अरे 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 घबराओ मत, मैं तुमको एक मस्त स्कीम देता हूं, और वो स्कीम का नाम है एडवांस ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब क्या होता है, परमिशन। तो एडवांस में परमिशन दे देता हूं। किस चीज की परमिशन तुमको मैं देता हूं एडवांस में, कि तुम इनपुट ए लेके आओ, प्रोडक्ट एक्स बनाओ, प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट कर दो। यहां पे तुमको जब इंपोर्ट करोगे तो ड्रॉबैक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहां पे तुमको ड्यूटी देनी ही नहीं है, यहां पे तुमको ड्यूटी देनी ही नहीं है। इसको बोलते हैं एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, यानी इनपुट को इंपोर्ट करो, प्रोडक्ट एक्स बनाओ, प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट कर दो, फॉरेक्स में पैसे लेके आओ, यहां पे तुमको ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। मतलब इंपोर्ट करो, प्रोडक्ट बनाओ, एक्सपोर्ट करो, एंड कोई भी ड्यूटी नहीं देनी इंपोर्ट में, और एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटी लगती ही नहीं है। वाह, ये तो काफी फायदे का सौदा है। बदले में फॉरेक्स में पैसा लाना पड़ेगा, बदले में फॉरेक्स में पैसा लाना पड़ेगा। तो हमने गवर्नमेंट से पूछा, गवर्नमेंट इसमें कोई कंडीशन वगैरह भी डाले हो क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ कुछ कंडीशन है, छोटी मोटी सी है, फुलफिल कर दोगे तो तुमको ये स्कीम हम दे देंगे। तो हमने बोला क्या है कंडीशन, चलो बताओ। तो आ जाओ इधर। सबसे पहले गवर्नमेंट ने हमसे पूछा कि तुमको कितना प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट करना है। हमने कहा हमको 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट करना है, 100 यूनिट अपने को एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 100 यूनिट करना है, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे। तो प्रोडक्ट एक्स को अगर तुमको 100 यूनिट एक्सपोर्ट करना है तो तुमको कितना इनपुट ए लगेगा, तुमको कितना इनपुट ए लगेगा। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि अपने को अगर एक एक्स बनाना है, 1x बनाना है, तो अपने को 5 इनपुट ए के लगते हैं, यानी 5 ए को जोड़ के एक एक्स बनता है। तो इनपुट ए अपने को लगता है 5 यूनिट्स, जिससे 1 यूनिट अपने एक्स को बनाते हैं, और इसी को अपने बोलते हैं क्या, सायन, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। यानी एक एक्स को बनाने के लिए कितना इनपुट लगता है, तो हमने बोला 5। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुमको 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनाना है तो तुमको कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए चाहिए, इनपुट ए चाहिए, तो अपने को चाहिए इनपुट ए 500 यूनिट। ओके, फिर गवर्नमेंट ने हमसे पूछा 500 यूनिट कितने की पड़ेगी। हमने बोला कि ये अपने को पड़ जाएगी 40 लाख रुपए की। 40 लाख रुपए ड्यूटी नहीं है, 40 लाख रुपए इनपुट ए का वैल्यू है। तो हम इनपुट ए लेके आए 40 लाख रुपए का, हमने प्रोडक्ट एक्स बनाया और हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। यहां पे अपने को कोई भी उस 40 लाख पे ड्यूटी देने की नीड नहीं है। फॉरेक्स में पैसा आया, अब गवर्नमेंट बोलती है कंडीशन यहां पे है। क्या कंडीशन है, ये जो फॉरेक्स में पैसा आया ना, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन या वैल्यू एडिशन। तो कितना वैल्यू एडिशन या कितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलती है कि तुमको 15% का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। 40 लाख पे ड्यूटी हमने माफ की है, तो 40 लाख का 15%, 40 लाख का 15%, यानी 46 लाख, यानी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारा बनेगा 46 लाख रुपीस का। म्हणजे ये फॉरेक्स में जो पैसा आ रहा है वो कम से कम 46 लाख का आना चाहिए। सिंपल, यही है एडवांस ऑथराइजेशन। तुम जितना भी इनपुट मंगाओगे, उस इनपुट पे जितना भी ड्यूटी माफ किया गया, उसका 15% से ज्यादा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी उससे 15% या उससे ज्यादा का फॉरेक्स में पैसा आना चाहिए, 40 लाख या उससे ज्यादा का। और अगर टी वाला केस है, अगर टी का केस है तो 50%, 50 टी का केस है तो 50% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। हमने बोला ठीक है, ये भी सही है। तो कोई टाइम लिमिट वगैरह भी है क्या, तो टाइम लिमिट है इसमें। तुम चले गए एडवांस ऑथराइजेशन लेने, यानी एडवांस में परमिशन लेने। ये परमिशन तुमको मिली वहां से 12 महीना के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर तुमको इनपुट ए को इंपोर्ट कर लेना है। 12 मंथ्स के अंदर इनपुट ए को इंपोर्ट कर लेना है, उससे तुमको प्रोडक्ट एक्स बनाना है।
और प्रोडक्ट एक्स को तुमको एक्सपोर्ट कर देना 18 मंथ्स 18 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथोराइजेशन, यानी जिस दिन तुमको एडवांस ऑथोराइजेशन मिला वहां से 12 मंथ्स के अंदर इनपुट ए को इंपोर्ट कर लेना, एंड वहां से 18 मंथ्स के अंदर, कहां से, एडवांस ऑथोराइजेशन जिस दिन मिला वहां से 18 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर देना प्रोडक्ट एक्स को। सिंपल है। ओके, ये तो हमको समझ में आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, इसमें कंडीशन लगता है और वो कंडीशन का नाम है एक्चुअल यूजर कंडीशन। एक्चुअल यूजर कंडीशन क्या बोलता है, जिस बंदे ने इनपुट ए मंगाया है वही बंदा इनपुट ए को यूज करेगा और कोई उस इनपुट ए को यूज नहीं कर सकता है। एक्चुअल यूजर कंडीशन। अब मान लो मुझको मंगाना था 500 यूनिट, करेक्ट। मैंने क्या चालाकी की, मैंने मंगा लिया 600 यूनिट। मैं सोचा 600 यूनिट मंगा लेता हूं, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है ना, वो फुलफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरे पास 100 यूनिट्स बच जाएगा, वो 100 यूनिट को मैं डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दूंगा, मस्त कमीशन कमाऊंगा, बिकॉज बिना ड्यूटी के लेके आया हो तो कम प्राइस में सेल कर सकता हूं, तो मेरे को कमीशन का फायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये चीज को नोटिस किया और उन्होंने बोला कि मैं यहां पे डाल रहा हूं एक्चुअल यूजर कंडीशन। अब देखो क्या होगा, यहां पे 600 यूनिट ऑफ इनपुट ए हमने मंगाया। अगर तुमने 600 यूनिट ऑफ इनपुट ए मंगाया तो उससे कितना एक्स बनेगा, जल्दी बताओ। 120 यूनिट एक्स बनेगा, 120 यूनिट एक्स बनेगा। बट हमको कितना बनाना है, हमको तो 100 यूनिट्स ही बनाना है एक्स का, क्योंकि उतना का ही ऑर्डर आया मेरे पास। तो हम 500 यूनिट ए का यूज करके 100 यूनिट ऑफ एक्स बनाएंगे और उसको अपने कर देंगे क्या, एक्सपोर्ट। अपने को कितना रुपया लेके आना पड़ेगा, 46 लाख या उससे ज्यादा, 46 लाख या उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो 46 लाख या उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा 100 यूनिट ऑफ ए। तो गवर्नमेंट अपने को दो ऑप्शन देती है, इस 100 यूनिट ऑफ ए को यूज करके तुम 20 यूनिट्स बना लो एक्स का और उस एक्स के 20 यूनिट को कर दो एक्सपोर्ट। फर्स्ट थिंग, ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तुमसे, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑर्डर है ही नहीं, आएगा तो बचा के बेचेंगे ना, ऑर्डर ही नहीं है तो भेजेंगे कैसे। तो दूसरा ऑप्शन वो हमको दिए कि इस 100 यूनिट ऑफ ए को तुम डीटीए में जाके खाली कर दो। डीटीए मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी इंडिया में जाके क्लियर करवा दो। जैसे ही तुम ये काम करोगे तो तुमको बस जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी जीएसटी लगेगी उसका पेमेंट तुमको करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल है। अब कई बार क्या होता है ना, हमने इनपुट ए मंगाया 500 यूनिट। अब जो इनपुट ए है ना वो बहुत छोटी छोटी बारीक पीसेस है, तो हमने फोन पे बोला था जो अपना सप्लायर है उसको कि तुम इनपुट ए भेज रहे हो, बहुत छोटी छोटी पीसेस में है वो, तो तुम हमको 50 यूनिट एक्स्ट्रा भेज दो। क्या बोला, 50 यूनिट एक्स्ट्रा भेज दो। एक्स्ट्रा 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 को क्या बोलते हैं, स्पेयर्स। तो एक्स्ट्रा 50 यूनिट तुम हमको दे दो। हमने बोला क्यों भाई, क्यों देना है, बायर ने सेलर ने बोला। तो हमने बोला यार छोटी छोटी पीसेस है, खो जाएंगे, टूट गया, कुछ हो गया, आने के टाइम में डैमेज हो गया तो फिर मेरा तो रुक जाएगा ना, एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम धंधा रुक जाएगा। तो तुम 50 यूनिट एक्स्ट्रा भेज दो, कल को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो हम ठीक कर लेंगे। ठीक, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये 50 यूनिट जो एक्स्ट्रा है ना, ये भी एडवांस ऑथराइजेशन में कवर कर लेंगे, यानी इसके इंपोर्ट पे भी तुमको ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इनपुट ए का जो सीआईएफ वैल्यू है, इसका जो सीआईएफ वैल्यू है, इसके 10% तक ही हो सकता है, 10% से ज्यादा नहीं। 10% से कम हो सकता है, हाँ, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता इन वैल्यू। नंबर्स में नहीं बोल रहा हूं, यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं, वैल्यू में। ठीक है, तो ये हुआ स्पेयर का कॉन्सेप्ट। और क्विक रिवीजन मारते फिर आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है, तुम इनपुट ए मंगाओ, प्रोडक्ट एक्स बनाओ, प्रोडक्ट एक्स को कर दो एक्सपोर्ट, फॉरेक्स में पैसा लेके आ जाओ। फॉरेक्स में कितना पैसा लेके आना है, 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यानी इनपुट ए का जो सीआईएफ वैल्यू है उसका 15% का वैल्यू एडिशन तुम्हारा होना चाहिए, 15, और अगर टी है तो 50%, 50। ये काम तुमको कितने दिन के अंदर करना है, तो इनपुट ए तुमको मंगा लेना है 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, जिस दिन तुमको मिला, तुमको एक्सपोर्ट कर देना 18 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट जिस दिन तुमको एडवांस ऑथराइजेशन मिला। ओके, अब अगर तुम एक्स्ट्रा मंगा लेते हो तो क्या होगा, एक्स्ट्रा अगर तुम मंगा लेते हो तो तुमको तो पहली बात उसको यूज करना पड़ेगा और यूज करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर यूज करके एक्सपोर्ट नहीं करते हो
तो जितना एक्स्ट्रा है उसको तुम डीटीए में खाली कर दो और उस पर जीएसटी का पेमेंट कर दो, बिकॉज इसमें एक्चुअल यूजर कंडीशन है। मिस्टर ए ने मंगाया तो मिस्टर ए ही यूज करेंगे, मिस्टर बी इसको यूज नहीं कर सकते। मिस्टर सी ने मंगाया तो मिस्टर सी ही इसको यूज करेंगे, मिस्टर जेड इसको यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा पीसेस मंगवा सकते, क्या स्पेयर्स मंगा सकते, क्या स्पेयर में मंगा सकते, 10% से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मंगाना है, 10% से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मंगाना है। अब आते इधर, मिस्टर जेड से मेरे को ऑर्डर मिला, मिस्टर जेड से मेरे को ऑर्डर मिला प्रोडक्ट एक्स बनाने का। प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए दो इनपुट लगते हैं, एक लगता है इनपुट ए, एक लगता है इनपुट बी। इनपुट ए को मैंने कर लिया परचेज, इनपुट ए को मैंने किया परचेज बाहर से और ये इंपोर्ट करवा लिया हमने 40 लाख का। हमने प्रोडक्ट एक्स की जब बात की मिस्टर जेड से, तो मिस्टर जेड ने कहा कि जो इनपुट बी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुमको देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुमको देता हूं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिस्टर जेड से अपने को मिल गया इनपुट बी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी प्रोडक्ट अगर फ्री में इंडिया में आता है तो भी उस पर ड्यूटी लगेगा क्या, कस्टम ड्यूटी। कस्टम सब ने क्या पढ़े थे, एनी गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया तो अपने को ड्यूटी पे करना, वैल्यू वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं था वहां पे। ठीक है, और अगर वैल्यू नहीं होता तो अपने रूल्स अप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते थे, तो यहाँ पे तो कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए थी। बट गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है तो इस बी को भी अपने कवर कर लेंगे एडवांस ऑथोराइजेशन में, इस बी को भी अपने कवर कर लेंगे एडवांस ऑथोराइजेशन। तो एडवांस ऑथोराइजेशन में अपने बी को भी कवर करने वाले, ए तो है ही, बी भी कवर हो जाएगा। तो ए कितने का है, 40 लाख का। 40 लाख पे अपने को कस्टम ड्यूटी पे करना है क्या, द आंसर इज नो, इस 40 लाख पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है, तभी तो एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम ली है। और यहां पे कितना है, 10 लाख। इनपुट भी कितना अपने पास, 10 लाख, इस पे भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 50 लाख। अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना बनेगा, तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बनेगा 50 लाख का, अपने को क्या करना है, 15% वैल्यू एडिशन, तो कितना आ जाएगा, 57,50,000। एटलीस्ट इतना, कम से कम इतना रुपया आना चाहिए, इतना रुपया आना चाहिए 15% एडिशन के साथ। मिस्टर जेड को मैंने किया एक्सपोर्ट, मिस्टर जेड ने मेरे को पेमेंट किया है 48 लाख का। ओ माय गॉड, चाहिए था 57,50,000 और जेड से पेमेंट आया ओनली 48 लाख का। क्या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया? तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हुआ है, बट द आंसर इज हो गया है। कैसे हो गया है? 48 लाख का पेमेंट तो मिला अपने को रोकड़े में, और ये जो इन काइंड मिला है उसको नहीं कंसीडर करेंगे क्या? तो कितना हो गया, 58 लाख। मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, मेरे को यहां पे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहां पे भी कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को मिलता है बायर से, तो अपने को दो ट्रीटमेंट करना। पहली बात तो उसको एडवांस ऑथोराइजेशन में लेंगे और उसमें 15% का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लेंगे। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करेंगे तब जो रोकड़े में मिला वो तो लेना ही है, और जो काइंड में मिला उसको भी कंसीडर करना। वो दोनों का एड ऑन करके चेक करेंगे कि अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल, अभी जो भी मैंने बोला है बैक कर लेना और इसको हिंदी में लिख लेना या अपनी मदर लैंग्वेज में लिख लेना। अब हुआ ये कि मेरे को हो गई दिक्कत। अरे यार तुमको दिक्कत बहुत होती है यार। हाँ सर सर सर, दिक्कत ये है ना कि एडवांस ऑथराइजेशन तो मैं ले लूं, बट मेरा ना रोज का काम है, रोज आके परमिशन लूं, फिर रोज ये करूं, फिर रोज परमिशन, फिर रोज ये वो है। तुम कोई स्कीम बताइए, नेटफ्लिक्स की तरह कोई सब्सक्रिप्शन बता दीजिए। तो गवर्नमेंट लेके आती है एनुअल एडवांस ऑथोराइजेशन। क्या लेके आती है? एनुअल एडवांस ऑथोराइजेशन। गवर्नमेंट हमसे पूछती है, भाई एक बात बता, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में तूने कितने का एक्सपोर्ट किया? प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में तूने कितने का एक्सपोर्ट किया? तो हमने बोला प्रीवियस ईयर में जो मेरा फिजिकल एक्सपोर्ट था वो था 30 लाख का, और डीम्ड एक्सपोर्ट जो था वो था मेरा 15 लाख का। डीम्ड एक्सपोर्ट एक सिंपल लाइन में बताता हूं, ईओयू को, सेस को, ईएचटीपी को, अगर तुमने इनको सप्लाई किया है तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट बोला जाता है, उसको भी एक्सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो फिजिकल एक्सपोर्ट 30 लाख का था, डीम्ड एक्सपोर्ट था मेरे पास 15 लाख का। तो टोटल बताओ कितना हो गया? जल्दी बोलो यार, सर कैलकुलेटर का बैटरी बचा रहे हम लोग, बचा लो तुम पहले। 45 लाख, यानी टोटल एक्सपोर्ट कितना किया हमने? 45 लाख का। तो गवर्नमेंट बोलती है इसका 300% मारो,
300% मारो, तो 45 लाख का हमने मारा 300%, तो कितना आया जल्दी बोलो, 1,35,00,000, 1,35,00,000। और ये एक्चुअल फिगर है, ठीक है, 1 करोड़। ये दोनों में विच एवर इज हायर, तो अपने में कितना हायर है, 1.35 करोड़। इतना रुपया का करंट ईयर में हम बिना बार बार परमिशन लिए ला सकते हैं। इनपुट को इतने रुपए के इनपुट को अपने बिना बार बार परमिशन लिए ला सकते हैं। बस एक बार एनुअल ऑथराइजेशन ले लेंगे, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन एक बार जाके ले लेंगे, और उसके बाद पूरे साल 1.35 करोड़ तक का इनपुट को इंपोर्ट करते रहेंगे। बाकी कंडीशन सेम है, हाँ जी बाकी कंडीशन सेम है। आपको 15% का ये लगेगा, वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। एक्चुअल यूजर कंडीशन है, स्पेयर वाला कंडीशन है, एंड देन तुम्हारा टाइम लिमिट वाला कंडीशन है इसमें, एंड उसके बाद तुम्हारा ये कैलकुलेशन वाला, ये सब कुछ सेम रहेगा। बस बार बार परमिशन नहीं लेना पड़ेगा जाके, वरना हर एक ट्रांजैक्शन पे जाके परमिशन लेना पड़ता है। तो ये था एडवांस ऑथोराइजेशन। सर इतना सिंपल है क्या? देख लो सारे पॉइंट्स कवर है, बिल्कुल एक एग्जांपल में पूरा चैप्टर उड़ा देंगे। आ जाओ। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है? एक फैसिलिटी है कि अपने इंपोर्ट कर सकते हैं इनपुट। अपने एग्जांपल में क्या था, इनपुट ए, कितने 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, जिसको अपने यूज करेंगे, और या तो वो रिक्वायर्ड है किस लिए, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अपने एग्जांपल में क्या था, प्रोडक्ट एक्स, यानी वो रिक्वायर्ड है या यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्स। इस प्रोडक्ट एक्स को अपने एक्सपोर्ट करते हैं 18 मंथ्स के अंदर ऑफ ऑथराइजेशन, विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। जब अपने इंपोर्ट करेंगे इनपुट ए को, तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करेंगे, सब्जेक्ट टू 15% वैल्यू एडिशन। आशा करते हैं इसी वाले चार्ट से तुमको पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आते थोड़ा सा नीचे। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में हमने बोला था कि यहां पे तुमको ड्यूटी नहीं पे करनी है, करेक्ट। इनपुट ए को जब मंगाओगे तो ड्यूटी नहीं पे करनी है। तो कौन सी ड्यूटी नहीं पे करनी है? तो पता है, बीसीडी नहीं पे करना है, आईजीएसटी नहीं पे करना है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं पे करना, कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है। तो कौन कौन सी ड्यूटी एग्जेम्प्ट करके रखी हुई है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशन प्रोडक्ट्स से स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, यानी कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी। इंपोर्ट के टाइम पे जब इनपुट ए को मंगाओगे तो कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है। क्या क्या मंगवा सकते हैं तुम? इनपुट मंगवा सकते हो, यानी इनपुट ए, जितने भी इनपुट लगेंगे प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए वो मंगवा सकते हो। फ्यूल मंगा सकते हो, ऑयल मंगा सकते हो, कैटलिस्ट मंगवा सकते हो, स्पेयर्स मंगवा सकते हो जो मैंडेटरी है, जैसे हमने बोला था एक्स्ट्रा भेज दो इनपुट ए को, तो वो कितना मंगवा सकते हो, 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू ऑफ इनपुट ए, यानी इनपुट ए का जितना सीआईएफ वैल्यू बना था उसका 10%। स्पेसिफाइड स्पाइसेस मंगवा सकते हो, ओनली व्हेन यूज्ड फॉर द एक्टिविटी लाइक क्रशिंग, ग्राइंडिंग, स्टेरिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, एंड नॉट सिंपली फॉर क्लीनिंग। अच्छा, सिर्फ क्लीनिंग वगैरह के लिए ऑयल स्पाइसेस वगैरह नहीं मंगवाओगे, स्पाइसेस वगैरह को तुम मंगवाओगे फॉर क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये सब ऑयल वगैरह के लिए, इसके लिए मंगवाओगे, नॉट सिंपली फॉर क्लीनिंग, ग्रेडिंग या रीपैकिंग के लिए। ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है। ओके, जो एसटी अपने पढ़े थे ना, क्या था? स्टेट, जल्दी बोलो, भूल गए? आ जाओ दिखा देता हूं, कितने गया एसटी। जो चीज आपको एसटीए से मंगाना है वो आपको एसटी से मंगाना है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। तो जो भी है वो आपको एसटीए के थ्रू ही मंगवाना पड़ेगा। तो उस वाले केस में आपको एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, उस वाले केस में आपको एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए? 1515, और टी के लिए कितना होना चाहिए था? 50%। एक्चुअल यूजर कंडीशन है, हाँ जी एक्चुअल यूजर कंडीशन अभी अपने पढ़े थे। एक्चुअल यूजर कंडीशन क्या होता है, तो आओ नीचे देख लेते हैं एक बारी। एडवांस ऑथराइजेशन and or material imported thereunder will be with actual user condition. It is not transferable even after completion of export obligation. अब मान लो इस एग्जांपल में क्या होता, 600 यूनिट हमने मंगवाया, बट 500 यूनिट में ही अपना जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था 46 लाख वो कंप्लीट हो गया। तो जो रिमेनिंग 100 यूनिट ऑफ ए बचा है वो क्या करेंगे? तो वो भी तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, उसको भी तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो।
तुम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो ड्यूटी फ्री इनपुट इन डीटीए वंस द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीट। एक बार एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन खत्म हो गया तो डीटीए में जाके तुम उसको निकाल सकते हो। वेस्ट या स्क्रैप अराइजिंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज अलाउड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी इवन बिफोर फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। यानी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल होने से पहले जो भी वेस्ट है उसको तुम डीटीए में डंप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिस ऑफ इशुएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन किसके बेसिस पे आएगा? सायोन के बेसिस पे आएगा, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। अगर सायोन एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना भाई कि अपने को 5 यूनिट ए का लगता है 1 यूनिट के लिए, अगर सायोन एग्जिस्ट नहीं करता है। एप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म बाय नॉर्म्स कमिटी। नॉर्म्स कमिटी भी कभी कभी पहले से फिक्स कर देती है, उसके बेसिस पे भी तुमको एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाता है। अब सायोन क्या होता है? Standard input and output norms are standard norms which define the amount of input required to manufacture unit of output for export purpose. SION is notified by DGFT on the basis of recommendation by norms committee. Simple. इसको रीड कर लेना, समझ जाओगे क्या लिखा है। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा अगर एक्सपोर्टर हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम तुमने एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है तो ही तुमको मिलेगा, अदरवाइज तुमको नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट या डीम्ड एक्सपोर्ट, यानी फिजिकल प्लस डीम्ड दोनों का 300% और ₹1 करोड़ विच एवर इज हायर, इतने तक का तुम कर सकते हो। एनुअली तुमको एडवांस ऑथराइजेशन लेने की नीड नहीं है, मतलब एक बार परमिशन ले लिया पूरे साल में तो पूरे साल में इतने रुपए तक का तुम इजीली मंगवा सकते हो और कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। वैल्यू एडिशन कितना होगा? वैल्यू एडिशन 15% होगा। ये वही फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है जो भी अपने पढ़ के आए थे, जिसमें नोशनल वैल्यू अपने ऐड किए थे, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना, समझ जाओगे। अब इसी के साथ एक और स्कीम की तरफ बढ़ते हैं जो कि एकदम सिमिलर है, डिट्टो सेम है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। अभी अपने क्या पढ़े थे? एडवांस ऑथराइजेशन। ये क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन इज फॉर जो रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन क्यों है? तुम रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, एडवांस ऑथराइजेशन। तुम कभी कभार एक्सपोर्ट करते हो, साल में 1, 2, आधा, कुछ इस टाइप का, तो तुम्हारे लिए DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। इसमें भी तुम जो भी इनपुट मंगवाओगे उस पर तुमको कोई ड्यूटी नहीं पे करनी है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके रखा है। यानी अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो जैसे एडवांस ऑथराइजेशन में BCD, ICD, सोशल वेलफेयर, सेफगार्ड वगैरह कुछ भी नहीं देना था, बट इस वाले केस में तुमको यहां पे सिर्फ और सिर्फ BCD को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ये सारी चीजें तुमको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। वहां पे वैल्यू एडिशन कितना था? 15% यहां पे वैल्यू एडिशन कितना है? 20%, 20%। ओके, वहां पे एक्सपोर्ट करने का एक टाइम लिमिट था, यहां पे एक्सपोर्ट करने का टाइम लिमिट कितना है? 12 मंथ्स। वहां पे 18 मंथ्स था। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम एडवांस ऑथराइजेशन जिस दिन मिला। यहां पे है 12 मंथ एप्लीकेशन से, तो ये एक डिफरेंस है, इसको याद रख लेना। MCQ इसमें से शायद कुछ फॉर्म हो सकता है, बट अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 12 मंथ एप्लीकेशन से, वहां पे 18 मंथ ऑथराइजेशन से, ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी को ही एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है, ये नहीं पे करना है तुमको। IGST तुमको पे करना पड़ेगा, बट उसका भी दिक्कत नहीं है ना, वो IGST तो अपने सेट ऑफ कर लेंगे, IGST का क्रेडिट तो अपने को मिलता ही है। यहाँ पे क्या क्या मंगवा सकते हैं? डिट्टो सेम है, इनपुट, फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट, मैंडेटरी स्पेयर, 10% वैल्यू स्पेसिफाइड, स्पाइसेस वगैरह मंगवा सकते हैं। ये पॉइंट भी सेम है। मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए? 20%। एक्चुअल यूजर कंडीशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सायोन के बेसिस पे दिया जाता है। यहाँ पे एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन होगा क्या? कैसे होगा? ये तो कभी कभार होता है ना, तो एनुअली कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे एनुअल नहीं होता है। इसका नाम क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। एग्जाम में क्या आएगा? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन बोल देंगे या DFIA बोल देंगे, DFIA। ओके, XYZ Limited has imported input without payment of duty under advance authorization scheme. The CIF value of input is 10 lakhs. The input are processed and the final product is exported. Okay. अपने को बताना है क्या? मिनिमम FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यानी मिनिमम
ऑब्लिगेशन, अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो एडवांस ऑथराइजेशन वाला है, टी वगैरह बोला नहीं है, तो कितना होना चाहिए? 15%। तो कितना आएगा? 10 लाख का 15% बनेगा 11,50,000। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना बनेगा? 11,50,000। 15% का वैल्यू एडिशन होना ही चाहिए। A has used some duty paid input in its export product. However, for rest of the input, he wants to apply authorization, advance authorization. अच्छा, देखो, एक हम प्रोडक्ट बना रहे, उसमें बहुत सारे इनपुट लग रहे हैं, कुछ इनपुट में हमने ड्यूटी दे दी है, रिमेनिंग इनपुट को हम एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए, मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, पार्शियली भी अवेलेबल होता है। और इनफैक्ट जिसमें तुमने ड्यूटी दे दी है उसको तो तुम ड्रॉबैक भी क्लेम कर सकते हो, उसका तो तुम सेक्शन 75 में ड्रॉबैक भी क्लेम कर सकते हो। हाँ जी, अब मान लो 3 इनपुट लगते हैं, ठीक है, 2 पे ड्यूटी हमने दे दी है, एक को हमने एडवांस ऑथराइजेशन में लिया, तो इस पे ड्यूटी देनी नहीं है, करेक्ट, इसकी ड्यूटी आएगी नहीं। और जो 2 पे हमने ड्यूटी दे दी है उसके लिए हम ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 75 प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये भी किया जा सकता है। तो ये हमने किया एक क्वेश्चन। आओ और क्वेश्चन करते हैं। क्यों टेंशन लेते हो? क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे ताकि तुमको कॉन्फिडेंस रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे पहले, जिक्सॉ पजल हैज इंपोर्टेड इनपुट हैविंग सीआईएफ वैल्यू 25 लाख। 25 लाख के हमने इंपोर्ट किए विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इनपुट भी सप्लाई किया गया है अपने को 5 लाख का फॉर मीटिंग क्वालिटी, ठीक है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट भी आया अपने को। अब अपने को स्ट्रेट अवे सिर्फ इतना बताना मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए। तो तुम बताओ कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 25 lakhs प्लस 5 lakhs हुआ 30 lakhs। इसको भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है तो। और इस 30 lakhs का 15% मिनिमम वैल्यू एडिशन होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए? 34.5 lakhs। कम से कम इतना का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारा बनेगा। इतना रुपया तो तुम बाहर से लेके आना। कितना लेके आओगे? 34,50,000। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। 1313 ये रहा। कंप्यूट इंटाइटलमेंट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल, ओके, तो अपने को देखना पड़ेगा लास्ट 2 साल में इसको क्या करना है, लास्ट 2 साल में इसको एक्सपोर्ट करना है। क्या इसने एक्सपोर्ट किया है? हाँ जी, इसने 5 साल में एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो कितना किया है? फिजिकल एक्सपोर्ट है इसका 50 lakhs का, डीम्ड एक्सपोर्ट है 5 lakhs का। अपने को क्या करना है? अपने करेंगे दोनों को ऐड, आएगा 55 lakhs। अब करेंगे इसका 300%। तो 55 lakhs का 300% कितना होता है? इसका होता है तुम्हारा 1.65 करोड़। और एक्चुअल फिगर कितनी है? 1 करोड़। इसमें क्या लेना है? विच एवर इज हायर, लोअर नहीं, हायर लेना है। तो क्या आ जाएगा? 1.65 करोड़। तो कितना बनेगा इसका? 165 lakhs, 1.65 करोड़। सिंपल है। तो बोला ही इजी है, मानते नहीं हो तुम लोग। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं। XYZ Limited has imported input without payment of duty under DFIA. Oh my God, duty free import authorization. CIF वैल्यू कितनी बनती है? 10 लाख बनती है अपने इनपुट की। The input are processed and the final product is exported. वगैरह वगैरह, नो अदर इनपुट वगैरह यूज्ड। अपने को स्ट्रेट अवे चाहिए मिनिमम एफओबी वैल्यू। तो कितनी एफओबी वैल्यू बनेगी? सर 15% बनेगी। मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। 15% एडवांस ऑथराइजेशन के लिए। डीएफआईए के लिए कितना था? 2020। तो कितना बनेगा? 12 लाख रुपए। कितना बनेगा? 12 लाख रुपए। तो इजी था काफी यहाँ पे ये वाला पोर्शन। तो यहां पे खत्म होता है अपना एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री ऑथराइजेशन, DFIA। अब चलते हैं अपने EPCG की तरफ, एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स स्कीम। नाम में लिखा है कैपिटल गुड्स के लिए। ये पढ़ते हैं, बहुत इजी है, पूरा FTP ही इजी है। क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग बना रही है। जो भी क्वेश्चन आंसर है ये सारे ICI के क्वेश्चन आंसर है, या तो पास्ट वाले या तो स्टडी मटेरियल के। तो एक चीज समझ लो कि जो भी अपने पढ़े वही एग्जाम में आने वाला है। तो इतना ही पढ़ना जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं करने की नीड है। बार बार बोल रहा हूं, ना एग्जामिशन में और ना यहाँ पे, ठीक है, ना FTP में।
वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके बोलो वैल्यू एडिशन हो रहा है। ऑब्वियसली हो रहा है, आज से इससे पहले एफटीपी पढ़ा ही कहां है तुमने, फर्स्ट टाइम तो एफटीपी पढ़ रहे हो जो कि समझ में भी आ रहा है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों ईपीसीजी स्कीम की तरफ, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा इनपुट से रिलेटेड, एडवांस ऑथोराइजेशन, डीएफआईटी, ये सब क्या था, डीएफआईए क्या था तुम्हारा, ये था तुम्हारा इनपुट से रिलेटेड इनपुट। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। तो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड भी कुछ अपने को स्कीम दी गई है जो कि बहुत हेल्पफुल है, आओ देखते हैं कैसे। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितने 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 कितने। अब मान लो मेरे को ये मशीन चाहिए, मेरे को ये मशीन क्यों चाहिए, मेरे को ये मशीन चाहिए ताकि मैं एक प्रोडक्ट बना सकूं, प्रोडक्ट एक्स, सेम एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्ट एक्स बना सकूं। उस प्रोडक्ट एक्स को हम करेंगे एक्सपोर्ट, बट वो प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए जो मशीन चाहिए ना वो मिलेगी जर्मनी में। अब अगर मशीन को मैं करता हूं इंपोर्ट तो मेरे को पे करना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये सब कुछ अपने को पे करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यहां पे ये आती है ना कि ये सब पे करने से तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो हो सकता है अपना प्रोडक्ट बिके ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने लिए एक मस्त स्कीम लेके आई है, बोलते हैं तुम एक मशीन लेके आओ, ठीक है, उस मशीन को तुम यूज करो प्री प्रोडक्शन में, उस मशीन को तुम यूज करो प्री प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन में या पोस्ट प्रोडक्शन में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, तो समझिए क्या हो गया, प्रोडक्शन के दौरान। प्री प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन से पहले उस मशीन का कोई यूज है। पोस्ट प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन मतलब हो गया कि पैकिंग, मतलब वो तुम बनाए प्रोडक्ट एक्स को पैक करने के लिए एक मशीन चाहिए, वो मशीन तुम लेके आओ, तो वो मशीन भी चलेगी ईपीसीजी स्कीम में। अब जैसे ही अपने ये मशीन को करेंगे इंपोर्ट और अपने बनाएंगे प्रोडक्ट एक्स, बट जैसे ही इसको इंपोर्ट करने वाले होंगे वैसे ही अपने को क्या पे करना पड़ेगा, अपने को बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। मान लो बीसीडी 2 लाख, सोशल वेलफेयर 20,000 और आईजीएसटी तुम्हारा 80,000 रुपीज है। अब अगर अपने इसको टोटल करते हैं तो जल्दी बताओ कितना आएगा। सर हम कैलकुलेटर का ना बैटरी बचा रहे हैं, तुम कैलकुलेटर का बैटरी बचाना है यहाँ पे 3 लाख रुपए। कितना आएगा, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए अपने को एडिशनली पे करने पड़ेंगे, मशीन का जो कॉस्ट है वो तो पे करना है, ये एडिशनली ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है मस्ट चीज कि तुम कैपिटल गुड्स को करो इंपोर्ट, उससे बनाओ प्रोडक्ट एक्स को करो एक्सपोर्ट और फॉरेक्स में पैसा लेके आओ। जैसे ही तुम फॉरेक्स में पैसा लेके आओगे तुम इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हो तो तुमको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अब तुमको कौन सी बेनिफिट मिलेगी, तुमको जो बेनिफिट मिलेगी वो ये मिलेगी कि इंपोर्ट के टाइम पे जो कैपिटल गुड्स का बीसीडी, सोशल वेलफेयर, आईजीएसटी लगा है वो तुमको नहीं देना है, वो तुमको नहीं देना है, पे करने की कोई नीड नहीं है। कंडीशन है, बिल्कुल ऑब्वियसली कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारे ऊपर आके लग जाएगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है, 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड, जितनी ड्यूटी हमने बचाए उसका 6 गुना। यानी इस प्रोडक्ट एक्स को जब तुम एक्सपोर्ट करोगे और फॉरेक्स में पैसा आएगा तो कितना पैसा आना चाहिए, 3 लाख का 6 गुना, दैट इज 18 लाख रुपीज। अगर तुम 18 लाख रुपए फॉरेक्स में पैसा लेके आते हो प्रोडक्ट एक्स को बेच के, तो फिर तुम्हारा बीसीडी, सोशल वेलफेयर, आईजीएसटी जो इंपोर्ट के टाइम में इस कैपिटल गुड्स का लगा था वो माफ कर देंगे, देने का कोई दरकार नहीं है। ओके, सो कोई टाइम लिमिट वगैरह है? हाँ जी, एक टाइम लिमिट है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। तो कोई टाइम लिमिट वगैरह है इसमें? हाँ जी, इसमें टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट है तुम्हारा, इंपोर्ट तुमको करना है विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन के 18 मंथ्स के अंदर तुमको इंपोर्ट कर लेना है। जो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो ये तुमको करना है विद इन 6 ईयर्स फ्रॉम ऑथोराइजेशन, 6 ईयर्स फ्रॉम ऑथोराइजेशन तुमको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है तुम्हारा 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। अब ये 6 गुना ऑफ ड्यूटी सेव तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये एक बार एक साल में देना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको स्प्लिट अप कर लिया गया 6 ईयर्स में, यानी विद इन 6 ईयर फ्रॉम ऑथोराइजेशन तुम 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव करके ले आओ। बट इसमें भी जो तुम्हारा ब्लॉक वाइज कॉन्सेप्ट चलता है, ब्लॉक वाइज कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, 1 से 4th ईयर में तुम 50% ले आओ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का, और 5th से 6th में तुम रिमेनिंग ले आओ।
कोई दिक्कत नहीं है। यानी फर्स्ट 4 में 50% एंड 5th से 6 में बैलेंस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला ठीक है, ये तो काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक और बेनिफिट अपने को दिया गया। क्यों दिया गया? बिकॉज अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना इज अ गुड थिंग, तो अपने को एक और बेनिफिट दिया गया। बोला तुमने कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया, प्रोडक्ट एक्स बनाया, एक्सपोर्ट किया, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट के टाइम में जितना भी बीसीडी, सोशल वेलफेयर और आईजीएसटी लगा होगा वो तुमको देने की कोई नीड नहीं है, अगर तुम 6 टाइम्स तुम्हारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लेते हो। जितना ड्यूटी तुमने बचाई है यहाँ पे उसका 6 गुना अगर तुम कर लेते हो सेव, जितना ड्यूटी सेव किया उसका 6 गुना तुम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेते हो, तो तुमको कोई दरकार नहीं है यहाँ पे ड्यूटी देने का। पता है यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया चीज हुई है। क्या बहुत बढ़िया चीज हुई है? बोला गया कि अगर तुम फर्स्ट 3 इयर्स में 75 और मोर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देते हो, फर्स्ट 3 इयर्स में ही तुमने 75 और मोर फुलफिल कर दिया, तो जितना भी रिमेनिंग बचा 25%, 20%, 10%, 5% जितना भी रिमेनिंग बचा वो माफ कर दिया जाएगा, वो माफ कर दिया जाएगा। बट एक कंडीशन है, पहले 3 साल में एवरेज होना चाहिए, एवरेज से कम नहीं हो सकता है। मतलब अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बना था 18 लाख रुपए, उसको डिवाइड करेंगे 6, बिकॉज 6 इयर्स तक अपने को फुलफिल करना है, तो बना 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अपने पास बना। अब मान लो फर्स्ट ईयर में मेरा 3 लाख का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ, सेकेंड ईयर में 4 लाख का हुआ, थर्ड ईयर में 6.5 लाख का हुआ। थर्ड ईयर में कितना हुआ? 6.5 लाख। तो कितना हुआ? 3 + 4 + 6.5। तो यहां तक अभी तक टोटल मेरा कितना हो गया? यहां तक हो गया 13.5। अब अपना था 18 लाख। 18 लाख का अगर अपने 75% करते हैं तो आता है 13.5। तो 13.5 लाख यानी 75% जितना हमने पहला 3 साल में ही फुलफिल कर दिया। तो अब रिमेनिंग ईयर में अपने को माफी मिल जाएगी, यानी अपने को और कुछ फुलफिल करने की नीड नहीं है। बट देखो हर साल कितना होना चाहिए था? 3 लाख। देखो फर्स्ट ईयर 3 लाख या उससे ज्यादा है, फोर्थ सेकेंड ईयर 3 लाख या उससे ज्यादा है, थर्ड ईयर 3 लाख और उससे ज्यादा है, तो अपने को माफी मिली है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा और चेंज करता हूं। ईयर 1 में 1 लाख है, ईयर 2 में तुम्हारा 1 लाख है एंड ईयर 3 में तुम्हारा है 12 लाख। तो देखो यहां कितना हुआ? 14 लाख, मोर देन 75% है। बट माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी, और जितना भी रिमेनिंग है वो अपने को फुलफिल करना पड़ेगा। जितना भी अपना रिमेनिंग बचेगा उतना अपने को फुलफिल करना पड़ेगा। यानी 4 लाख अपना जो रिमेनिंग है वो अपने फुलफिल कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। 2 2 0 0 2 2 1 1 तुम्हारा 2 1 1 तुम्हारा समझ लो 3, या जो भी 3 2 1 कुछ भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट करना पड़ेगा। यहां पे माफी क्यों नहीं दी गई? फर्स्ट ईयर में 3 लाख से कम है, सेकेंड ईयर में 3 लाख से कम है, इसीलिए। अदरवाइज ये माफी मिल जाती है अपने को। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी के लिए। ओके, कोशिश करूंगा एलएमएस शेयर कर दूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे आते हैं। अब मैं एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी दोनों को मर्ज करने जा रहा हूं, तो दोनों का मर्ज करके कैसे सोल्यूशन निकलता है वो देखते हैं। प्रोडक्ट एक्स बनाना है, ऑब्वियसली सिर्फ कैपिटल गुड से तो बनेगा नहीं, अपने को चाहिए इनपुट भी, तो हम लेके आते हैं इनपुट ए, इसको हम करते हैं इंपोर्ट 40 लाख का। और हमने कैपिटल गुड्स जो मंगवाया उसमें अपने को ड्यूटी सेव हुआ 10 लाख का। हमने एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट एक्स को एंड फॉरेक्स में हम पैसा लेके आए 47 लाख। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन कितना बोलता है? 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए? 40 लाख का 15% कितना होता है? तो होता है 46 लाख। एडवांस ऑथराइजेशन बोलता है 46 लाख का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारा बनेगा। ईपीसीजी स्कीम कितना बोलता है? जितना ड्यूटी सेव किया उसका 6 गुना। ओके, तो हमने सेव किया 10 लाख का 6 टाइम, 10 लाख का हमने सेव किया है 6 टाइम्स, यानी 60 लाख। तो 60 लाख, इस 60 लाख के लिए अपने को क्या ऑप्शन दिया गया? इस 60 लाख के लिए अपने को टाइम दिया गया है 6 इयर्स का। ओके, 6 इयर्स का टाइम अपने को मिला। अब फॉरेक्स में मेरे पास पैसा आया, फॉरेक्स में मेरे पास पैसा आया 47 लाख का, तो मेरे पास 47 लाख रुपीज आए हैं। तो पहली बात तो एडवांस ऑथराइजेशन फुलफिल हो गया, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, द आंसर इज यस। 46 करना था, 47 लेके आए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये 47 को हम ईपीसीजी के लिए भी काउंट करेंगे। समझ लो फर्स्ट ईयर चल रहा है,
ईपीसीजी के लिए भी काउंट करने वाले हैं, यानी 60 माइनस 47, यानी ईपीसीजी में अब जो रिमेनिंग 5 ईयर्स है उसमें मेरे को बस 13 लाख का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। ये है इसका मतलब, समझे? यानी एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी दोनों को मर्ज किया मैंने इनपुट भी लेके आया, मैं कैपिटल गुड्स भी लेके आया, मैंने एक्सपोर्ट किया, मेरे को फॉरेक्स में 47 आया। एडवांस ऑथराइजेशन बोलता है 15% तुम्हारा वैल्यू एडिशन होना चाहिए, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बना 46 लाख का, ठीक है। और ड्यूटी ड्रॉ और तुम्हारा ईपीसीजी क्या बोलता है, जितना ड्यूटी सेव हुआ उसका 6 गुना यानी 60 लाख बना। ईपीसीजी के लिए अपने को 6 ईयर्स मिलता है। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में ही मैंने 47 लाख का फॉरेक्स ले आया प्रोडक्ट एक्स से। अब मेरा एडवांस ऑथराइजेशन तो फुलफिल हो गया, ये 47 विल ऑल्सो बी यूज फॉर ईपीसीजी का। तो ईपीसीजी में अब रिमेनिंग जो 5 ईयर्स है उसमें मेरे को बस 13 लाख रुपए का और फुलफिल करना है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, दैट्स इट। अच्छा, ये जो एवरेज वाला है ना, ये सिर्फ अगर तुमको वो 75% वाला बेनिफिट चाहिए तभी, अदरवाइज तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ईयर 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 और स्ट्रेट अवे यहीं पे तुम्हारा 18 लाख का लास्ट ईयर में हुआ, चलेगा? चलेगा, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि एक गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, उसको हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसको इंडिजीनियसली परचेज कर रहे हैं। इंडिजीनियसली परचेज करना मतलब समझ लो इंडिया से ही ले रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया से ले रहे। हम किससे ले रहे हैं? हम वेस्ट बंगाल से ले रहे हैं। वेस्ट बंगाल से हमने लिया तो हमको आईजीएसटी लगा होगा 2 लाख रुपए का। हम बनाए प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स को हम करेंगे एक्सपोर्ट, बदले में हम लेके आएंगे फॉरेक्स, करेक्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है आईजीएसटी पे करने की नीड नहीं है। ओ माय गॉड, इंडिया से परचेज किया तो आईजीएसटी पे करने का नीड नहीं है अगर तुम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देते हो। यहां पे कितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा? तो बोलते हैं कि आईजीएसटी का 6 टाइम्स। ना 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 ना, आईजीएसटी का 6 टाइम नहीं मुन्ना। गवर्नमेंट बोलती है मान लो ये कैपिटल गुड्स तुम डब्ल्यूबी से नहीं लेते, वेस्ट बंगाल से नहीं लेते, तुम इंपोर्ट करते, मान लो तो कितना तुम्हारा बीसीडी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज और आईजीएसटी लगता? तो हम बोले 2,20,000 80,000 यानी 3 लाख लगता। इसको बोलते हैं नोशनल, यानी हमने सिर्फ माना है इसको। तो गवर्नमेंट बोलती है जो नोशनल ड्यूटी है उसका 4.5 टाइम्स, उसका 4.5 टाइम्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बनेगा अगर इंडिया से परचेज करते हो उस कैपिटल एसेट को। यानी 3 लाख का 4.5 टाइम्स यानी 13,50,000, 13,50,000। बस इतना ही तुम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तो ईपीसीजी में हमने क्या देखा? बहुत सिंपल सी चीज देखी, ईपीसीजी इज फॉर कैपिटल गुड्स। एक कैपिटल गुड्स हम लेके आते हैं प्री प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें बीसीडी लगेगा, सोशल वेलफेयर लगेगा और तुम्हारा आईजीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट बोलती है तुम प्रोडक्ट एक्स बनाओ, प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट करो, फॉरेक्स में पैसा लेके आओ, और तो फिर उस सिनेरियो में जितना भी तुम्हारा बीसीडी एंड सोशल वेलफेयर आईजीएसटी वो तुमको पे नहीं करना है। इसको बोलते हैं ड्यूटी सेव। जितना तुमने ड्यूटी सेव किया उसका 6 गुना इंटू 6 टाइम्स इतना बनेगा तुम्हारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अगर ये फुलफिल कर दोगे तो सही है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए 6 इयर्स का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। फर्स्ट 4 ईयर में 50%, फिर 5th to 6th ईयर में रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, कंपलसरी है। ये मिनिमम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इतना फुलफिल करना है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला जो एग्जांपल बना है 0 वाला, ये गलत है। द आंसर इज यस, ये एग्जांपल फिर गलत हो जाएगा। मिनिमम 50% तुम्हारा 4th ईयर में हो जाना चाहिए। इस एग्जांपल को अपने ऐसे बना सकते हैं 0 9 लाख, 9 लाख कर सकते हैं। जी हाँ, ये वाला एग्जांपल करेक्ट है। इस तरह अपने इसको कर सकते हैं। ओके, फिर हमने देखा, ये हमने देखा, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि 75% ही अपने को अगर अपने पे कर देते हैं फर्स्ट 3 इयर्स में, तो रिमेनिंग जितना भी बचता है वो अपने को माफी मिल जाएगी। बट एवरेज मेंटेन करना है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोनों को अगर मर्ज कर देते हैं तो क्या एडवांस ऑथराइजेशन के लिए भी वही सेम फॉरेक्स यूज करेंगे? द आंसर इज यस। ईपीसीजी के लिए भी सेम यूज करेंगे? द आंसर इज यस। ओके, अगर इंडिया से खरीदते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो 4.5 टाइम्स
किसका? जितना IGST लगा उसका? ना 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 ना, जितना ड्यूटी सेव होता, नोशनल ड्यूटी, नोशनल यानी 3 लाख हम माने हैं, उसका 4.5 टाइम्स, उसका 4.5 टाइम्स। ओके, आओ इसको रीड कर लेते हैं फटाफट। ईपीसीजी क्या है? एक फैसिलिटी है टू इंपोर्ट या प्रोक्योर इंडिजीनियसली। अगर इंपोर्ट करते हैं तो कितना? 6 टाइम, और प्रोक्योर करते हैं इंडिजीनियसली तो 4.5 टाइम्स। कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? 18 मंथ्स के अंदर कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। क्या चीज का? कैपिटल गुड्स का। उस कैपिटल गुड्स को क्या चीज में यूज करेंगे? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। अगर ऐसा करते हैं तो कस्टम ड्यूटी में अपने कितना पे करना पड़ेगा? 0, 0। बट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है 6 टाइम्स, और अगर इंडिजिनियसली कर रहे हैं तो 4.5 टाइम्स फुलफिल करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना? 6 टाइम अपने को फुलफिल करना पड़ेगा। 6 ईयर्स के पास अपने पास टाइम है, बट मिनिमम 50% फर्स्ट 4 ईयर में एंड 5 से 6 ईयर में बैलेंस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम फुलफिल कर सकते हो। अगर इंडिजिनियसली तुम प्रोक्योर कर रहे हो, यानी कहां से? इंडिया से ही ले रहे हो, तो 4.5 टाइम्स करना पड़ेगा। किसका? नोशनल ड्यूटी सेव। किसका? नोशनल ड्यूटी सेव का। एडवांस ऑथराइजेशन DFIA वाले को यहाँ पे कंसिडर करना है, करना है। वही जो अपने मर्ज करके क्वेश्चन के, ये उसी की बात कर रहा है। बोथ फिजिकल एक्सपोर्ट एज वेल एज डीम्ड एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कवर है, दोनों चीजें कवर है यहाँ पे। फिर ये 75% वाला पॉइंट है, जो कि बोलता है कि 75% फर्स्ट 3 ईयर में अपने कर देते हैं तो फिर रिमेनिंग अपने को कॉन्डोन कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा ये हमेशा फर्स्ट 3 ईयर्स होगा क्या? नहीं, ये होता है टिल डेट तक होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोर्ट यानी ईपीसीजी ड्यूटी, यानी फर्स्ट 3 भी हो सकता है, फर्स्ट 4 भी हो सकता है, फर्स्ट 5 भी हो सकता है, फर्स्ट 2 भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट तुमको एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट हुआ क्या कि ये अवेलेबल था मेरे लिए, ठीक है, बट मेरे को पता नहीं था, मैंने ड्यूटी पे कर दी। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, जितना ड्यूटी तुमने पे किया उसको मैं स्क्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूं, जिसको तुम यूज कर सकते हो बीसीडी के साथ सेट ऑफ करने के लिए फ्यूचर ईयर में। फ्यूचर ईयर में तुम बीसीडी को उससे सेट ऑफ कर सकते हो। दैट्स इट, काफी सिंपल है एपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब आ जाओ सबको क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 करते एक अच्छा सा आइडिया मिलेगा कि आईसीआई अपने से एग्जैक्टली क्या पूछता है। तो एक्स लिमिटेड हैज इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स वर्थ रुपीज 10 लाख। 10 लाख की कैपिटल गुड्स हम लेके आए एपीसीजी स्कीम के तहत। इट वांट्स टू इंपोर्ट स्पेयर फॉर दैट मशीन अंडर द सेम स्कीम। क्या स्पेयर मंगवा सकते हैं उस मशीन का? क्या ये मशीन जो हम मंगवाए हैं इसका स्पेयर पार्ट्स भी मंगवा सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, मंगवा सकते हैं। कितना मंगवा सकते हैं? 10% ऑफ CIF वैल्यू। कितना मंगवा सकते हैं? 10% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ईपीसीजी के लिए 10% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, फिर 23 नंबर, एक्स लिमिटेड हैज इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसीजी स्कीम। द टोटल अमाउंट ऑफ ड्यूटी सेव्ड इज 2 लाख। कितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगेगा अपने ऊपर? तो अपने ऊपर कितना एक्सपोर्ट एप्लीकेशन लगेगा? जल्दी बोलो। 6 टाइम्स। एंड 6 टाइम्स कितना होता है? 6 टाइम्स होता है अपना 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। और कितने साल के अंदर करना है? जल्दी बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो। कितने साल के अंदर करना है? 6 ईयर के अंदर करना है। 6 ईयर्स के अंदर अपने को इसको नक्की कर देना है। तो दोस्तों यहां खत्म होता है आपका ईपीसीजी स्कीम। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। भाई उनका भी थोड़ा भला कर दो, सिर्फ अपना ही करते हो। तो हमने बात की इनपुट की, हाँ जी हमने इनपुट की बात की, हमने बात कर ली कैपिटल गुड्स की, कर ली। बट क्या सिर्फ कैपिटल गुड्स और इनपुट ही लगता है क्या प्रोडक्ट बनाने में? कि बहुत सारी चीजें लगती हैं, और भी कई सारी चीजें लगती हैं, सर्विसेज लगती हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगता है जिसपे कोई ऐसा ड्यूटी लगा है जो कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में नहीं कवर है, एक्साइज वगैरह कुछ लगा हुआ है, या कुछ भी और लगता है लोकल अथॉरिटी का टैक्सेस वगैरह, तो वो भी अपने को वापस मिलेगा क्या? तो अभी तक ऐसा कोई नहीं था, लास्ट टर्म में अमेंड हुआ और ये वाला पॉइंट को ऐड किया गया। इस पॉइंट का नाम है स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, RODTEP, remission of duty and taxes on exported product, remission of duties and taxes on exported product। क्या है ये? आओ समझते हैं। तो remission of duties and taxes on exported product ये कैसे वर्क करता है, आओ देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। मान लो हमको एक सर्विस लगी,
अभी कैपिटल गुड्स और इनपुट वाला भूल जाते हैं बिकॉज वो तो अपने ऑलरेडी कर लिए हैं एडवांस ऑथराइजेशन में, डीएफआईटी में और तुम्हारा ईपीसीजी में। अब अदर देन दैट उसकी बात करते हैं। मान लो एक बंदे की सर्विस लगी, कुछ रॉ मटेरियल्स लगे, बंदे की सर्विस लगी, रॉ मटेरियल लगे, और इस बंदे की सर्विस में रॉ मटेरियल में टैक्सेस जुड़े हुए, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस वगैरह जुड़े हुए हैं। उसको यूज करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट एक्स, एंड प्रोडक्ट एक्स को कर दिया हमने एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो सर्विसेज हैं, रॉ मटेरियल है जिसमें टैक्सेस जुड़े हैं, जो कि लोकल अथॉरिटी के हो सकते हैं या अदर देन जीएसटी कोई टैक्सेस वगैरह है, कुछ भी है, वो सारी चीजें अगर इसमें जुड़ी हुई है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो उसका अपने को रेमेशन मिल जाएगा। अगर अपने को उसका रेमेशन अभी तक नहीं मिला है, ना ड्रॉबैक में मिला है, ना अपने को यहां पे मिला है तुम्हारा क्या बोलते हैं ईपीसीजी में मिला है, एडवांस ऑथराइजेशन, अगर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो अपने को इस वाले स्कीम के तहत, आरओटीडीईपी के स्कीम के तहत अपने को रेमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। अपने को जो रेमिशन ग्रांट किया जाएगा वो ग्रांट किया जाएगा ड्यूटी क्रेडिट के बेसिस पे। मतलब अपने को स्क्रिप इशू होंगे, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इशू होंगे। ये कितने अमाउंट के इशू होंगे? ये होंगे एफओबी वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। एफओबी वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेसिस में, एंड इस पे अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट। ये एग्जाम में गिवन होगा। अब ये जो ड्यूटी स्क्रिप आई है ये ट्रांसफर हो जाएगी तुम्हारी कस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक रेट लेजर कस्टम्स में जो मेंटेन होती है उसमें, और इसको तुम यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ बीसीडी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा और इसको तुम यूज कर पाओगे फॉर पेमेंट ऑफ बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज। तुम क्या बोले? इतना इजी है क्या सर? अरे बहुत इजी है यार। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, हमने मान लो सर्विसेज ली, रॉ मटेरियल लिए, लोकल अथॉरिटी के टैक्सेस वगैरह पे किए और उन चीजों से मिला के हमने प्रोडक्ट टैक्स बनाया, प्रोडक्ट टैक्स को किया हमने एक्सपोर्ट। तो अब जो भी रेमिशन, जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस अपने को लगा उसका रेमिशन अपने को मिल जाएगा, अगर वो अभी तक अपने को रेमिट नहीं हुआ है। किस रूप में मिलेगा? ड्यूटी क्रेडिट के रूप में अपने को मिलेगा, एक स्क्रिप के रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा? एफओबी और 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जो फिगर आई उसमें तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट। ये एग्जाम में दिया होगा, अब ये क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। अब ये जो अमाउंट आया ये ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कस्टम्स में, जिसको तुम यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ बीसीडी इन फ्यूचर। फ्यूचर में बीसीडी के पेमेंट के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। ओके। With effect from 1/1/2021, government has introduced a new scheme for remission of duties and taxes on exported product for eligible exports of goods. ROTEDP scheme is based on globally accepted principle that taxes and duties should not be exported and taxes, levy and borne on exported products should be either exempt or remitted. यानी ड्यूटीज का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ग्लोबली यही होता है, अपने को ड्यूटीज वगैरह रिटर्न कर देना एक्सपोर्टर को। तो यहां पे अपने को ड्यूटीज टैक्सेस लेविड एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल ये अपने को रेमिट कर दिए जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। किसके रूप में मिलते हैं? ड्यूटी क्रेडिट के रूप में मिलते हैं। इनफैक्ट जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट तुमको मिली है तुम उसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, यानी भविष्य में अगर तुम इसको यूज नहीं कर पा रहे, भविष्य में तुम कोई इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो बीसीडी आएगा नहीं, तो तुम एडजस्ट किससे करोगे? तो तुम इसको किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर टू अदर इंपोर्टर्स। द रिबेट अंडर द स्कीम शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड और रेमिटेड और क्रेडिटेड। यानी ऑलरेडी ईपीसीजी में या एडवांस ऑथराइजेशन में तुमको रेमिशन मिल गया है या तुमको ड्रॉबैक वगैरह मिल गया है, तो उस सिनेरियो में वापस से नहीं मिलेगा, वापस से इस वाले सेक्शन में तुमको नहीं मिलेगा। अब बस देखने वाली बात इसमें यही है, ये सारे पॉइंट्स इसको तुमको यहाँ पे लिख लो, लर्न, इसको लर्न करना होगा, क्वेश्चन आएगा तो इसके बेसिस पे ही आएगा। वो चार्ट और ये इतना लर्न कर लिया, ये वाला हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ स्कीम। इन सारी चीजों को नहीं लेना है। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सटैंशियली सेम फॉर्म, इसका मतलब होता है ट्रेडिंग, यानी सिर्फ मंगवाया, इंपोर्ट करवाया प्रोडक्ट है, चेंज नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, एज इट इज उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस वाले के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। ट्रांसशिपमेंट के थ्रू जा रहा है, सिर्फ इंडिया बीच में रूट हो रहा है, तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या एक्सपोर्ट ड्यूटी है,
तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट खुद ही चाहती है तुम उसका एक्सपोर्ट मत करो। गवर्नमेंट चाहती है तुम एक्सपोर्ट मत करो, तुम एक्सपोर्ट कर दे रहे हो और तुमको रेमिशन चाहिए, नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड गुड्स के लिए तुमको ये नहीं मिलेगा रेमिशन। अगर तुमने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया है डीटीए में और सेस को ट्रांसफर कर रहे हो तो तुमको नहीं मिलेगा, यानी डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में तुमको नहीं मिलेगा। गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर इंडिया में यूज कर लिया उसके बाद उसको वो कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए तुमको ये स्कीम नहीं मिलेगी। आइस गेट ईडीआई एंड नॉन ईडीआई पोर्ट के लिए तुमको नहीं मिलेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा, हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं पार्टली या होली इन वेयर हाउस, वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वेयर हाउस चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं देखा है तो पूरे कॉन्सेप्चुअल रिवीजन की प्लेलिस्ट तुमको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाके चेकआउट कर लेना। डीटी की भी है, आईडीटी की भी है, कस्टम्स वगैरह सब कुछ कवर है वहां पे, उसको देख लोगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन बना लेना। गुड्स फॉर विच क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड इन शिपिंग बिल, शिपिंग बिल में फाइल करना जरूरी है, अगर तुमने शिपिंग बिल में फाइल नहीं किया तो तुमको नहीं मिलेगा। तो किन किन चीजों के लिए नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग के लिए नहीं मिलेगा, ट्रांसशिपमेंट के लिए नहीं मिलेगा, जिसमें मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया उसके लिए नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड के लिए नहीं मिलेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा, तुमने मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में यूज कर लिया तो तुमको नहीं मिलेगा, आइस गेट ईडीआई एंड नॉन ईडीआई पोर्ट के लिए तुमको नहीं मिलेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा तुमको, एंड तुम्हारा वेयर हाउस में अगर मैन्युफैक्चरिंग किया उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये वाला रेमिशन तुमको नहीं मिलेगा, एंड शिपिंग बिल में अगर तुमने क्लेम नहीं किया तो भी तुमको नहीं मिलेगा। दैट्स इट। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत सिंपल सी चीज देखी, हमने देखी अगर हमने मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट टैक्स तो जितना भी इनपुट या रॉ मटेरियल हमने यूज किया उसमें जितनी भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगी है वो सारी की सारी अपने को रेमिट कर दी जाएगी। अगर रेमिट नहीं हुई है किस रूप में मिलेगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा, एफओबी और 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इसमें रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि एग्जाम में दिया होगा, एंड ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा जिसको तुम बीसीडी में यूज कर सकते हो। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, तुम बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हो, बट किस किस सिनेरियो को कंसीडर नहीं करना है, और ट्रेडिंग को नहीं करना है, ट्रांसशिपमेंट को नहीं करना है, मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया तो नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो पाएगा, डीटीए डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा तुम्हारा, आइस गेट ईडीआई एंड नॉन ईडीआई तुम्हारा नहीं होगा, एंड देन तुम्हारा अगर वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग किया है तो नहीं करोगे, और शिपिंग बिल में मेंशन नहीं किया है तो नहीं कर पाओगे। आओ क्वेश्चन नंबर 19 दिखाता हूं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। सबसे पहले डिटरमाइन ड्यूटी क्रेडिट अंडर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट में बी टेकन एट 2.5%, मैंने बोला ना दिया होगा। अब गुड एक्स के लिए एफओबी शिपिंग बिल में कितना है 15 लाख, मार्केट प्राइस कितना है 9 लाख, तो अपने को क्या करना है 9 लाख का 1.5 टाइम्स 13,50,000 या 15 लाख, तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना आया 13,50,000। गुड्स वाई एफओबी वैल्यू 12 लाख, मार्केट प्राइस 10 लाख, तो 10 लाख का 1.5 कितना होता है 15 लाख, तो 15 लाख या 12 लाख विच एवर इज लोअर, 12 लाख, तो अपने यहां ले लेंगे क्या 12 लाख। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एज इट इज मंगाया उसको एक्सपोर्ट किया यानी ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग के लिए मिलता है क्या, द आंसर इज नो, इसके लिए नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओ माय गॉड उस प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो उस पे मिलेगा क्या, द आंसर इज नो, इस पे नहीं मिलेगा, यानी अपने को सिर्फ इस पे और इस पे मिलेगा। इसको अपने टोटल करेंगे तो कितना आएगा 25,50,000। अब कितना क्रेडिट अपने को अवेलेबल होगा 2.5%, तो अपने क्या करेंगे 2.5% इसका मारेंगे तो आंसर कितना आएगा 63,750। यहां पे खत्म होता है तुम्हारा RODEPT, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यहां पे ये खत्म होता है विद क्वेश्चन एंड आंसर। बस ये चार्ट करना, तुमको क्या करना है नेक्स्ट टाइम बता दे रहा हूं, ये चार्ट करना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट करना और उसके बाद इस चार्ट को साथ तुम वो क्या क्या चीजों में नहीं मिलेगा वो वाला पॉइंट करना और ये क्वेश्चन बना लेना, खत्म। नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, इनफैक्ट पूरे एफटीपी में कुछ और नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना ही पढ़ लो एंड इसके साथ सारे क्वेश्चन आंसर बना लेना, वो मैंडेटरी है भैया, वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ अपने पहुंच गए आखिरी टॉपिक की तरफ एफटीपी का, हाँ जी बिल्कुल आखिरी टॉपिक की तरफ, स्टेटस होल्डर।
आओ देखते हैं ये क्या है, मजा आएगा इसमें। अब स्टेटस होल्डर मतलब क्या होता है? जिस तरह सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है उसी तरह तुमको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुमको रैंकिंग दी जाती है, किस रिवॉर्ड सिस्टम है, इसमें तुमको रैंकिंग दी जाएगी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ये रैंकिंग किसके बेसिस पे दी जाती है? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी तुमने कितना एक्सपोर्ट किया है। अगर तुमने 3 मिलियन यूएस डॉलर, रुपीज में नहीं चल रहा है यहाँ, 3 मिलियन यूएस डॉलर किया है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस तो 1 स्टार मिलेगा। 25 मिलियन यूएस डॉलर किया है तो 2 स्टार मिलेगा। 100 मिलियन यूएस डॉलर किया है तो 3 स्टार मिलेगा। 500 मिलियन यूएस डॉलर किया है तो 4 स्टार मिलेगा। एंड 2000 यूएस डॉलर मिलियन किया है, 2000 मिलियन डॉलर यूएस किया है तो 5 स्टार की रेटिंग तुमको दी जाएगी। ओके, ये तो अपने को समझ में आया कि इसमें जो रेटिंग होती है वो होती है 1 2 3 4 5। कैसे मिलती है? 3 मिलियन यूएस डॉलर तो 1 स्टार, 25 तो 2 स्टार, 100 तो 3 स्टार, 500 तो 4 स्टार, 2000 तो 5 स्टार। अगर हम कौन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है, एमएसएमई है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आईएसओ में या बीआईएस में, या हमारा यूनिट लोकेटेड है सिक्किम या जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, मिजोरम वगैरह में, या यूनिट लोकेटेड है एग्री एक्सपोर्ट जोन में। अगर हमारा यूनिट लोकेटेड है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई में, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईएसओ बीआईएस में, या यूनिट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अपना मेघालय वगैरह में, या सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड लेके, या हमारा यूनिट लोकेटेड है एग्री एक्सपोर्ट जोन में, तो क्या होगा? तो जैसे अपने को 3 मिलियन, 25 मिलियन, 100 मिलियन काउंट करना है देखने के लिए, तो इन सारी यूनिट्स के लिए ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा डबल। अब एक एग्जांपल करेंगे तो समझ जाएगा, अभी बस इतना समझो, ये सारी यूनिट के लिए हो जाता है डबल। उसके बेसिस पे फिर रैंकिंग अलॉट की जाती है। डबल करने के बाद चाहे 25 आए, 100 आए, 500 आए, 2000 आए, मतलब नहीं है, उनको ऑलवेज 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बोला जाएगा। मतलब एग्जांपल करवाई देता हूं आज। अब मान लो मेरा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, यहां पे देखो किससे स्टार्ट है, 3 मिलियन से स्टार्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, और मेरा 2 मिलियन यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर 2 मिलियन ही मेरा एक्सपोर्ट हुआ है अभी तक, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एंड जो मेरी यूनिट ए है उसका बस 2 मिलियन हुआ है। अब 2 मिलियन हुआ है तो हम कोई भी रैंक में फॉल नहीं करेंगे, बट सिंस हम जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं तो मेरे लिए ये यूनिट हो जाएगी डबल, यानी $4 मिलियन मेरे लिए कहा जाएगा। 4 मिलियन डॉलर है मेरा, तो हमको क्या मिल जाएगा? 3 स्टार। 3 स्टार अपने को, सॉरी 1 स्टार अपने को मिल जाएगा, बिकॉज अपने 3 मिलियन में फॉल कर रहे हैं। 3 मिलियन कितना होता है? 30 लाख, 30 लैक्स। ओके, फायदा क्या होगा, प्रिविलेज क्या मिलेंगे स्टेटस होल्डर को? सबसे पहली बात, ऑथोराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। ज्यादा तुमको पेपर वर्क नहीं करना है, तुम सेल्फ डिक्लेरेशन दे दोगे, उसके बेसिस पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तुम फ्रीली कर पाओगे। सायोन याद है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स जो हुआ करते थे, वो जैसे 5 यूनिट लगते हैं प्रोडक्ट है कि 1 यूनिट एक्स को बनाने के लिए, वो वाला, तो वो डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर तुम स्टेटस होल्डर हो तो तुम्हारे लिए 60 डेज के अंदर ही डिसाइड कर देता है नॉर्म्स कमेटी, जो नॉर्म्स कमेटी है 60 डेज के अंदर, अदरवाइज तो बहुत टाइम लगता है, काफी दिनों बाद डिसाइड होता है। कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक, ये सब तुमको नहीं करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बैंक गारंटी तुमको नहीं देनी है एफटीपी में, इससे तुमको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और अगर तुम 2 स्टार हो तो तुम एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी स्टैब्लिश कर सकते हो। 2 स्टार हो, एक्सपोर्ट हाउसेस एंड अबव आर परमिटेड टू स्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस, तुम एक्सपोर्ट वेयर हाउस को स्टैब्लिश कर सकते हो। यानी ऑथोराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कर सकते हो। सायोन तुम्हारे लिए 60 डेज के अंदर डिसाइड हो जाएगा। कंपल्सरी नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स जो बैंक वगैरह होते हैं उससे तुमको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तुमको बैंक गारंटी नहीं देनी है एफटीपी में, इससे तुमको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और अगर तुम 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस मतलब 25 मिलियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है तुम्हारा, तो उस सिनेरियो में कहां गया, 2 स्टार अबव आर परमिटेड टू स्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउस, तुम एक्सपोर्ट वेयर हाउस को स्टैब्लिश कर सकते हो। एग्जाम में क्या आता है वो देख लो पहले, यहाँ पे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। हाँ सर उठे हुए है। एग्जाम में आता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आता है इसके साथ, डबल वेटेज के साथ। क्वेश्चन करवाऊंगा एक,
अभी पहले पॉइंट देखते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, अपने को ना कोई कोई प्रोडक्ट फ्री में देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब सैंपल देंगे, उनको पसंद आएगा तो वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपने को वो ऑर्डर देंगे एंड ऑर्डर फुलफिल करेंगे, फॉरेक्स लेके आएंगे, बाकी बेनिफिट्स का फायदा उठाएंगे। तो अगर हम एक स्टेटस होल्डर, देखो ऊपर अपने क्या पढ़े थे कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं सैंपल का, बट अगर अपने एक स्टेटस होल्डर है तो हम फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं सैंपल का। कितना? 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ओवर द प्रीवियस 3 लाइसेंसिंग ईयर। पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर के लिए एवरेज लेंगे एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का, उसका 2%। इतना फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्री में भेज सकते हैं यूएसए को, जर्मनी को, जहां पे अपना जो क्लाइंट है वो उसको चूज करेगा एंड देन अपने को ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर अपना जेम्स एंड ज्वेलरी वाला है तो 1 करोड़ और 2% विच एवर इज लोअर कंसिडर करेंगे। 1%, 1 करोड़ और 2% ऑफ एवरेज ऑफ एनुअल रियलाइज्ड ऑफ 3 लाइसेंसिंग ईयर लोअर लेंगे। अगर अपना कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हेल्थ प्रोग्राम्स है, तो 8% होगा अपने लिए। 8% ऑफ एवरेज एनुअल रियलाइजेशन ऑफ 3 लाइसेंसिंग ईयर। फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई शैल नॉट बी इंटाइटल टू ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्ट इंसेंटिव वगैरह वगैरह। जो फ्री में अपने सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ना अपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव ले पाएंगे ना ड्यूटी ड्रॉबैक ले पाएंगे। ऊपर जो भी पड़ा वो सब उसके लिए नहीं है। ऑब्वियसली यार फ्री में कर रहे हो तो उसके लिए कहां से तुमको बेनिफिट देंगे? तुम फॉरेक्स लेके आओगे तो बेनिफिट है ना। तुम जो सैंपल दियो, सैंपल का पैसा थोड़ी ना मिलेगा। सैंपल का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर तुमको बेनिफिट क्यों दे? तुमको बेनिफिट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि तुम फॉरेक्स लाते हो। जिस दिन तुम फॉरेक्स लाना बंद कर दोगे, खत्म। जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक ही आपकी वैल्यू है, अदरवाइज आपकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो स्टेटस होल्डर को क्या है? फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकता है वो आइटम को, मतलब फ्री में भिजवा सकता है सैंपल वगैरह। कितना? 2% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन 3 लाइसेंसिंग ईयर का। और अगर गोल्ड है तो 1 करोड़ और 2% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑफ लास्ट 3 लाइसेंसिंग ईयर विच एवर इज लोअर। फार्मास्यूटिकल है, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह है, वैक्सीन वगैरह है, तो 8% है। 8% तक अपने सैंपल भिजवा सकते हैं। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A Limited, a medium enterprise covered under MSE Act, has made an export worth rupees 25 lakhs per annum on an average during last 3 years. During last 3 years 25 lakhs का किया है उसने। It seeks your advice to determine whether it can export certain goods for export promotion free of cost basis. फ्री ऑफ कॉस्ट में जाने के लिए अपने को पहली बात तो स्टेटस होल्डर बनना पड़ेगा। क्या मिस्टर ये स्टेटस होल्डर है? 25 लाख मतलब होता है 2.5 मिलियन यूएस डॉलर। तो अगर 2.5 मिलियन यूएस डॉलर से तो रेटिंग स्टार्ट ही नहीं होती है। रेटिंग तो अपनी स्टार्ट होती है 3 मिलियन यूएस डॉलर से। बट हमने देखा कि ये एमएसएमई एक्ट में कवर है। अगर ये एमएसएमई एक्ट में कवर है तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। डबल करते ही हो जाएगा 5 मिलियन। 5 मिलियन है, फिर भी अपने इसको कौन सा स्टेटस देंगे? 1 स्टार। इसको 1 स्टार देंगे। बट क्या ये स्टेटस होल्डर है क्या? हाँ, ये स्टेटस होल्डर बन गया बिकॉज डबल करने के बाद ये रैंकिंग में फॉल कर रहे हैं। अब अगर ये स्टेटस होल्डर है तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे दे सकते हैं प्रोडक्ट को? बिल्कुल दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 2% एवरेज। तो अगर हम एवरेज करते हैं तो कितना होता है? 25 लाख ही एवरेज अपने को दिया हुआ है 3 साल का। तो 25 लाख इंटू 2% इंटू 60 रुपीज, यानी मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं? 30 लाख तक का ही फ्री में दे सकते हैं। फ्री में 30 लाख तक का ही दे सकते, रुपीज 30 लाख तक का ही दे सकते हैं। तो फ्री में हमने कितना दे सकते हैं? 30 लाख तक एज अ एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, मतलब एक्सपोर्ट का अपना गुड्स का प्रचार करने के लिए फ्री में बस इतना ही दे सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल है। सो दोस्तों यहां पे कुछ पॉइंट्स नहीं कवर है, आपको दिखा देता हूं क्या नहीं कवर है। ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीएस स्कीम, डीम्ड एक्सपोर्ट एंड पेनल्टीज, इसको आज आप अपने बुक से कर लेना, स्टडी मटेरियल से कैजुअल रीडिंग कर लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स के लिए एफटीपी के हिसाब से हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, बाकी इसको कैजुअल रीडिंग कर लेना। अगर नहीं करोगे तो सुन लो, ऑल्टरनेटिव सुन लो मेरे भाई,
जितने इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बना लेना। पास्ट के हैं इसमें, स्टडी मटेरियल सारे क्वेश्चन है, इसको बना लेना। इतना भी बना लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, इसको इन डेप्थ में जाके पढ़ने की कोई नीड नहीं है। और पूरे एफटीपी में बस हमने जितना पढ़ा इतना ही पढ़ना, इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना एफटीपी। आशा करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा एफटीपी करने में, एंड फर्स्ट टाइम आपको एफटीपी समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा तुमको एफटीपी। एंड बहुत सारे रिवीजन अगर तुमको चाहिए तो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के रिवीजन तुमको मिल जाएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड मेरे को कमेंट करके बताना वीडियो तुमको कैसी लगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, चलो बाय।